प्रोग्राम रखा है। इस्कॉन के मिस्टर राधेश्याम यहाँ पर आए हुए टू गिव यू अ लेक्चर ऑन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। I will be giving him his introduction in brief. He has done his MTech from IIT Powai. He had started his career with Thermax. He has worked there for a few years and subsequently left that company and decided to join ISKCON full-time basis. The topic is relevant for all our people. जैसे कि मतलब he wanted to have that session in English as well as in Hindi, and if you are comfortable then Hindi also he can, no problem on that. आपको क्या लगता है कैसे होना चाहिए? हिंदी में होना चाहिए या इंग्लिश में होगा तो बेटर होगा? Hindi is preferred by people since some people are there from the down the language. So I welcome Mr. Radhesham Das, and I hope everybody will enjoy his speech, or rather a lecture on this conflict management for next 2 hours. We will be, see it is already late because we were supposed to start it at 11 o'clock. Now it is 11:30. 11:30 to 1:30 we will go and then we will disperse. Thank you very much Mr. Radhesham for coming here. I welcome from on behalf of Supreme Industries family, and we will talk afterwards also. Thank you very much. Mr. Radhesham Das. Thank you. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuvunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु महाराज जिन्होंने अंधकार रूपी अज्ञानता से मुझे निकालकर दिव्य ज्ञान को मेरे हृदय में प्रकाशित किया, उनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। और मैं आप सबको स्वागत करता हूँ इस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सेमिनार में। हम अलग अलग कंपनी में जैसे टेक महिंद्रा, IBM, आइडिया मोबाइल, ऐसे अलग अलग कंपनी में करते हैं कार्यक्रम, लेकिन मनुष्य का साइकोलॉजी जो है वो तो इस दुनिया में कहीं भी जाओ वो सिमिलर है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। इसलिए ये सेमिनार्स के बेसिस क्या है? एटीट्यूड रिलेटेड सेमिनार्स हैं। सो ऑल आवर सेमिनार्स आर एटीट्यूड बेस्ड। सॉफ्ट स्किल्स जो बोलते हैं वो कभी कभी तुरंत प्रैक्टिकल चीज के लिए सिखाया जाता है। इसको आई कैन राइट आल्सो, देयर इज अ देखिए, इसको बोलते हैं नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, ऐसे बोलते हैं तीन चीज। नॉलेज का मतलब है हमारी सर्विस में हमारे अंदर कुछ अच्छे गुण हैं, कुछ बुरे गुण हैं, हम सबको मालूम है। हमारी सर्विस करते समय जब हम दूसरों के साथ जब पेश आते हैं, अलग अलग ह्यूमन बीइंग, दूसरे मनुष्यों के साथ, उस समय हमारे कैरेक्टर में, हमारे जीवन में, जीवन शैली में, स्टाइल में क्या क्या हमें डिफिशिएंसीज हैं, उसका मतलब कमियां हैं, त्रुटियां हैं जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसको जानना पहला चीज है। और दूसरा है उन कमियों को निकालने के लिए कुछ उपाय सीखना चाहिए हमें। वो उसको सॉफ्ट स्किल बोलते हैं। जैसे अभी सॉफ्ट स्किल्स में अनेक प्रैक्टिकल कंपनीज भी सिखाते हैं सॉफ्ट स्किल्स। और सॉफ्ट स्किल का मतलब है ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इससे आपका एफिशिएंसी इंप्रूव होगा। हम टेक्निकल फील्ड में भी आपको ट्रेनिंग मिलता है इस तरह
ह्यूमन स्किल्स में भी। लेकिन ये प्रशिक्षण हम जिसके बारे में बताएंगे उसमें ये भी है, लेकिन ज्यादातर हम इन दो चीजों के बारे में हम जोर देंगे, टू डू एंड टू बी, क्योंकि ये जानना बहुत आवश्यक है। एटीट्यूड बोलते हैं। उदाहरण के लिए अगर ये कमरे में कुछ मरा हुआ चूहा हो, उसके कारण दुर्गंध आ रहा है, तो उस दुर्गंध को निकालने के लिए हम कुछ ओडोनिल लगा सकते हैं, है ना। और ओडोनिल कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा वो। उसके बाद और एक लगा सकते हैं, वो एक तरीका है। वो सॉफ्ट स्किल्स जो हम सीखते हैं ज्यादातर ऐसे ही है। कुछ समय के लिए जैसे भी रिसेप्शनिस्ट लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे लोगों को रिसीव करना चाहिए, कैसे बातें करना चाहिए, वो सिखाया जाता है। लेकिन एटीट्यूड का मतलब है वो चूहे को ढूंढ कर उसको निकाल कर दूर फेंक दीजिए, उसके साथ दुर्गंध भी चला जाएगा। इस तरह हमारे एटीट्यूड को अगर हम बदल सकते हैं वो सबसे बड़ी बात है। और वो एटीट्यूड बदलना साधारण भौतिक तरीकों से होता नहीं है, इसके अध्यात्म है। लेकिन हम इस तरह के सेमिनार्स में हम ज्यादा आध्यात्मिकता के बारे में भी हम बोलते नहीं हैं। हम दोनों के बारे में बताएंगे आपको। अंत में आपको और प्रश्न होता है, आप पूछ सकते हैं। तो हमारी शिक्षण अलग अलग शास्त्रों से भी, जैसे महाभारत, रामायण, नहीं तो जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश, नीति शास्त्र, इनसे उदाहरण को लेकर हम आधुनिक मैनेजमेंट के साथ जोड़कर हम समझाते हैं। तो ऐसे एक कथा आपको बताऊंगा, ये महाभारत में आता है। ये भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का प्रॉब्लम है। आप इसके बारे में आपको सोचने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा इसके द्वारा। तो एक जंगल में एक पेड़ में एक बिल्ली रहती थी, एक लोमस नाम का एक बिल्ली। अभी उस पेड़ के नीचे एक छिद्र था, उसके अंदर एक छोटा चूहा रहता था उसके अंदर। तो एक दिन ये चूहा बाहर निकला, उसने देखा कि ये बिल्ली जो है वो पकड़ा गया है कुछ वायर से, ये कॉपर वायर, 3 वायर था, ऐसे बिल्ली पकड़ा गया था उसकी गर्दन के पास और बीच में और उसके पूंछ के पास 3 वायर था ऐसे, और वायर के अंदर बंधा गया, पकड़ा गया हो, तो बाहर नहीं आ पा रहा है। तो चूहे ने सोचा कि हम तो भी फ्री हैं, बिल्ली से डरने की सवाल नहीं, क्योंकि बिल्ली तो पकड़ा गया अभी। तो बाहर आकर वो कूद रहा था, नाच रहा था, भाग रहा था ऐसे। अचानक उसने देखा उधर एक मंगूस आ गया। मंगूस मालूम है आपको? और मंगूस आकर खड़ा हो गया किधर, वो चूहे जिस चित्र में रहता था उसके पास आकर खड़ा हो गया, क्योंकि मंगूस को पता चल गया कि अभी चूहा अंदर जाने के लिए आएगा तो पकड़ा जाएगा मेरे द्वारा, जा नहीं पाएगा। उस समय एक उल्लू भी बैठा था पेड़ के ऊपर, उल्लू भी ऐसे देख रहा था। तो चूहे ने सोचा कि अगर मैं किसी झाड़ी के अंदर भी भाग जाऊंगा, मंगूस से बच जाऊंगा शायद, लेकिन उल्लू से बचा नहीं पाऊंगा, क्योंकि उल्लू तो उड़कर पकड़ेगा मुझे। अब उसके 3 शत्रु हैं उसके, एक है उल्लू, दूसरा है मंगूस और तीसरा है बिल्ली। अब इन 3 से किससे डर है उसको? उल्लू से और मंगूस से उसको डर है, लेकिन बिल्ली से कुछ डर नहीं, क्योंकि बिल्ली तो जाल में है। ऐसे उसने सोचा क्या किया जाए। कुछ समय एक चूहा बिल्ली के पास गया, बोला बिल्ली को, देखो हे बड़े मित्र, अभी मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर हूं इस अवस्था में, आपकी मदद चाहिए मुझे। अभी आप मदद करो, मैं आपको बाद में मदद करूंगा। मेरे पास भगवान ने दिया है ये दांत, तो मैं तुम्हारे वायर को काट सकता हूँ, 3 वायर को काट दूंगा मैं, और आपकी जान बचाऊंगा ये शिकारी से। लेकिन उसके लिए आप मुझे अभी के लिए बचाओ, मैं बाद में आपको बचाऊंगा। बिल्ली इतने खुश हो गई, हो बिल्ली बोली कि हे मित्र, तुम मुझे इतने अति प्रिय हो और मेरे जान बचाने के लिए तुमने एक सुझाव दिया हो, मैं बहुत खुश हूं तुमसे।
तो बोला कि ठीक है, मैं मेरे पास आ जाओ, इधर मेरे शरीर के नीचे तुमको छुपा कर रखूंगा ताकि उल्लू से और मंगू से तुम बच जाओगे। तो लेकिन बिल्ली ने बोला देखो, लेकिन शर्त यह रहेगा कि जब ये दोनों चले जाएंगे तो मेरा जान बचाना। ये शर्त के अनुसार मैं करूं। बिल्ली भी मान लिया, वचन किया। ठीक है, अभी बिल्ली के नीचे चला गया चूहा। अभी देखिए, बिल्ली और चूहा ये शत्रु है, वैरी है एक दूसरे के। चूहा खाने वाला पदार्थ है बिल्ली के लिए, लेकिन अभी नहीं खाएगा वो। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि उसको जान बचाना है ना, खुद का ही जान बचाना है, इसलिए वो रखा अपने नीचे, लेकिन खाया नहीं बिल्ली ने। अभी उल्लू ने देखा कि अरे ये दोनों तो मित्र हो गए, पहले तो शत्रु थे, अभी मित्र हो गए। अभी हम क्या कर पाएंगे? तो उल्लू उड़ गया, मंगूस भी चला गया। अभी चूहा बाहर निकला। अभी चूहा बहुत खुश हो गया। अभी अपने छिद्र के अंदर जाने ही वाली थी चूहा। अभी बिल्ली ने बोला, तुम्हारे बात, तुम्हारा सत्य, तुम सत्यपरायण होना चाहिए इस दुनिया में। तुमने अगर वचन दिया तो उस वचन को निभाना चाहिए, नहीं तो जो लोग झूठ बोलते हैं उनको सारे दुनिया निंदा करती है। इसलिए तुम्हारे वचनबद्ध होना चाहिए तुमको। ठीक है, चूहा ने बोला नहीं, मैं वचनबद्ध रहूंगा, जरूर तुम्हारे वायस को काटूंगा, और मेरे अंदर क्षमता भी है जैसे मैंने बोला। लेकिन हर एक विषय इस दुनिया में सही टाइम पर करना चाहिए। अगर गलत टाइम पर किया जाता है तो उससे प्रॉब्लम होता है। वो बोला कि अभी शिकारी तो आएगा तुमको पकड़ने के लिए, उस समय तुम्हारे तीनों वैद को मैं काट दूंगा। अभी के लिए मैं क्या करूंगा, पहला और तीसरा वैद को काटूंगा, बीच वाले को छोड़ दूंगा। ऐसे ही तो गर्दन के पास जो था उसको काटा, पीछे वाले को काटा। तो ऐसे ऐसे कर रहा था, बिल्ली आ नहीं पा रहा था, वो बाहर निकल नहीं पा रहा था। वो बोले कि इसको भी क्यों नहीं काटते? चूहे ने बोला देखो, इसको काटूंगा मैं तो तुम बच जाओगे और तुरंत मुझे काटोगे तुम, इसलिए मैं इसको तभी काटूंगा जब शिकारी आएगा। शिकारी अगले पेड़ तक आएगा ना, तभी मैं इसको काटूंगा, उससे तुम पेड़ के ऊपर चढ़ जाओगे और मैं चित्र के अंदर चले जाऊंगा। तुम्हारा जान बच गया, मेरा जान बच गया, और इस तरह शिकारी से तुम बच जाओगे। इस तरह उन्होंने बोला। तो ये तो बिल्ली तो समझ गया कि ये चूहा बड़ा बुद्धिमान है। फिर भी उसको डर भी था। उसने बोला कि देखो, डिले इस दुनिया में डिले नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को। मुझे लगता है कि तुम डिले करके मेरे जान को खतरे में डाल रहे हो। चूहे ने बोला देखो, मैं कभी भी मेरे वचन तोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा जान आज बच जाएगा, तुम वेट करके देखो। और वही बात हुआ। जब शिकारी आया, 10 पेड़ के निकट आ गया, उसके बाद 8 पेड़, 7 पेड़, 5 पेड़, तो बिल्ली चिल्ला रहे थे। जब एक पेड़ ही था, कभी चूहे ने काटा उस वायर को, तो बिल्ली अपने जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चल गया और चूहे भी अंदर चला गया। ऐसे कहानी आता है इसमें महाभारत में। इससे हम क्या समझते हैं? अभी आपको एक प्रश्न पूछूंगा आपको। ये मैनेजमेंट फील्ड में अगर 2 लोगों के बीच में प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको कैसे सुझाव निकलना, इसके संबंध में बोलते हैं कि विन विन बोलते हैं। विन विन का मतलब है दोनों पार्टी खुशी मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे निर्णय लिया है जिससे दोनों को लाभ प्राप्त हुआ। इस कहानी से बोलिए आप कब विन विन प्राप्त होता? इस कहानी से बोलिए। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। चूहा का सुझाव बहुत अच्छा था, दोनों को विन विन प्राप्त हो गया, करेक्ट है ना? दोनों का जान बच गया, बिल्ली का भी और चूहे का भी। अगर कुछ गलती होता तो विन लूज होता था। कब होता था बोल सकते हैं? चूहे को विन और बिल्ली को लूज कब होता था? आप बोलिए। हाँ, करेक्ट। अगर बिल्ली को बचाया नहीं, चूहे ने अपने वचन निभाया नहीं, आपने इसके अंदर चित्र के अंदर चला गया, तो शिकारी आकर उसको पकड़ जाता, तो किसको विन मिला?
चूहे को विन मिला और बिल्ली को लूज हो गया। लेकिन चूहा का हमेशा के लिए बदनाम होगा दुनिया में, है कि नहीं? क्योंकि इन्होंने अपने वचन को नहीं रखा, खुद की जान बचाने के लिए भाग गया लेकिन वचन निभाए नहीं। ठीक है, लूज विन। कब चूहे को लूज होता है, बिल्ली को विन होता है? बता सकते हैं? लूज विन। हाँ अगर चूहे ने बिल्ली की बात के ऊपर विश्वास करके तीनों वायर को काट दिया तो बिल्ली तुरंत चूहे को खा लिया, तो क्या होता है? चूहे को लूज और बिल्ली को विन, क्योंकि बिल्ली का जान भी बच गया, चूहे को भी खा लिया उसने। करेक्ट है ना? लूज लूज, दोनों को लूज कब होता था? कोई और बोल सकते हैं? इन्होंने अच्छा जवाब दिया। आपका नाम क्या है? नागेश। करेक्ट, वो लूज लूज है। करेक्ट। देखिए, अगर सुझाव पहले किसने दी दोनों की जान बचाने के लिए? सुझाव किसने दी? बुद्धिमान था। उन्होंने बोला कि देखो, तुम और मैं, हम मित्र नहीं हैं, हम शत्रु हैं, लेकिन अभी के लिए मित्र बनेंगे हम, कुछ क्षण के लिए, क्योंकि दोनों को जान बचाना है, हमारा इंटरेस्ट कॉमन है दोनों के लिए, इसलिए उन्होंने मैत्री जोड़ा उन्होंने। लेकिन अगर चूहे ने जब सुझाव दिया, अगर चूहे ने सुझाव ही नहीं दिया अपने जान बचाने के लिए, वो इस झाड़ में भागा तो मंगूस पकड़ता था उसको, नहीं तो उल्लू पकड़ कर खाता था, तो उसका भी जान गया और बिल्ली का भी चला जाता था, दोनों का वो लूज लूज हो जाता था। क्योंकि अगर चूहा सोचता था कि अरे ये तो दुश्मन है मेरा बिल्ली, उसके निकट क्यों मैं जाऊं, शायद वो बोलेगा कि मेरे नीचे रखूंगा तुमको, लेकिन निकट जो वो कालेगा मुझे, ऐसे वो डरेगा, तो दोनों को लूज लूज होता था। तो इस तरह आप पढ़ेंगे मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट बुक्स में, जैसे अभी स्टीफन का भी है 7 Habits of Highly Effective People, वो बहुत मशहूर किताब है। उसमें बताते हैं इस तरह, अगर दो लोगों के बीच में कुछ मतभेद हो, कभी कभी 2 डिपार्टमेंट हेड के बीच में कभी कभी मतभेद होता है। उदाहरण के लिए, जैसे ये मतभेद कब होता है आप बोल सकते हैं? दोनों का इंटरेस्ट कॉमन होता है, एक इंटरेस्ट होता है दोनों का। अगर कंपनी में कुछ पैसा है, सोच रहे हैं कि हम इस पैसे को किसी डिपार्टमेंट को दे, तो दोनों डिपार्टमेंट अपने अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करते हैं, हमको चाहिए पैसा इस काम के लिए। तो उनके प्रेजेंटेशन जितना इफेक्टिव होता है, जितना कंपनी के लीडर सोचते हैं कि इनको इम्पोर्टेंट है, तभी उसके अनुसार वो अलर्ट करते हैं, है ना, पैसा अलर्ट करते हैं ऐसे। तो ये एक चीज है। और क्या चीज हो सकता है आप बता सकते हैं? दोनों का इंटरेस्ट कॉमन है और उसके कारण मतभेद होता है, वही बता सकते हैं? उदाहरण, एक उदाहरण मैंने दिया, पैसे का उदाहरण दिया। व्हाट अदर कॉमन इंटरेस्ट कैन बी देयर बिटवीन 2 पीपल? क्यों दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना है, वही बता सकते हैं? हाँ बोलिए। यूनियन का एग्रीमेंट है, यूनियन खींच रहा है पैसे के लिए और मैनेजमेंट बोल रहा है पैसा देना नहीं। करेक्ट। उसमें जो HR का या IR का जो रोल रहेगा वो ऐसा रहेगा कि मैनेजमेंट को भी संभालना है, फैक्ट्री भी बंद, दोनों को संभालना है, फैक्ट्री भी बंद होने नहीं देना। करेक्ट। अब ऐसे जो इन बिटवीन आदमी हैं, उनको अगर एम्प्लॉयज को भी खुश करना है तो उनकी इच्छाओं को पूर्ति करना है, लेकिन कभी कभी उनकी इच्छाएं बहुत ज्यादा डिपेंड हो सकते हैं। इस कंपनी को भी प्रॉफिट ज्यादा बनाना है, दोनों को खुश करने के समय उनको कॉन्फ्लिक्ट होने की बहुत संभावना। वेरी नाइस एग्जाम्पल, रियली, थैंक यू। एनी अदर एग्जाम्पल? दो पार्टी के मतभेद होता है, उसको कैसे हम मतभेद का उदाहरण, एक इन्होंने अच्छा बताया, पैसे के संबंध में बोला, और कुछ उदाहरण? कभी कभी मैन पावर का भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति है किसी एक डिपार्टमेंट में अच्छा काम कर रहा है, वो किसी और डिपार्टमेंट में उनको मूव कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो कंपनी सोचता है कि इनको इस डिपार्टमेंट में डालेंगे तो और भी कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है, ऐसे सोचकर, क्योंकि कुछ कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं, है ना। तो पहले डिपार्टमेंट बोलेगा कि हमको ये चाहिए, अभी नया डिपार्टमेंट तो बोलेंगे कि हमको अच्छा हो गया, अच्छा एक पक्का व्यक्ति मिला हमें। तो मैन पावर का भी कभी कभी एक तरह का कंपटीशन हो सकता है, मैन, मनी, इस तरह असेट्स। कुछ कुछ अभी उदाहरण के लिए, अगर
कुछ मशीन आया है, कुछ कंप्यूटर आया है, कुछ प्रिंटर आया है, तो कंपनी सोच रहा है कि किस डिपार्टमेंट को दे, किनको चाहिए। तो सब लोग बोलेंगे हमको दे दो, हमको ये कार्य के लिए चाहिए। तो कोई बोलेगा नहीं नहीं, उनको क्या है, वो तो महीने में एक बार लगता है मशीन, उनको, हमको तो हर दिन लगता है, हमको चाहिए। तो इस तरह असेट्स में भी कंपटीशन हो सकता है, सबको असेट्स चाहिए। तो मैन पावर, असेट्स, नहीं तो पैसा, इन चीज के लिए मतभेद हो सकता है। उदाहरण के लिए व्हीकल होता है, अगर कंपनी का व्हीकल है, 2 डिपार्टमेंट बोलते हैं हमको चाहिए, हमारे काम के लिए चाहिए। तो इस तरह से कभी कभी एक ही चीज के लिए 2 लोग कंपटीशन करते हैं, तभी कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्योंकि है एक व्हीकल कंपनी है, लेकिन दोनों को चाहिए। अगर 2 लोग आते हैं साथ में, 2 लोगों के बीच में झगड़ा होता है, तो उसके संबंध में C1 तो मैं वो उदाहरण लेकर बताता हूँ, और चाहे तो आप और दूसरे उदाहरण भी हम ले सकते हैं। उदाहरण में बताता हूँ आपको, एक व्हीकल है, 2 डिपार्टमेंट को चाहिए उदाहरण के लिए। इधर 6 स्टेप्स दिए हैं। अगर 2 लोग के बीच में मतभेद होता है तो कैसे सॉल्व करना, बहुत सरल तरीके से। कभी कभी क्या होता है, इस तरह जब झगड़ा होता है 2 डिपार्टमेंट के बीच में, कभी कभी वो मतभेद के कारण वो लोगों के बीच में भी कभी कभी ऐसे बातें करते हैं जिसके कारण उनका संबंध भी बिगड़ जाता है, संबंधी रिलेशनशिप भी बिगड़ जाता है कभी। तो इसलिए पहला चीज इधर बोला गया कि डिफाइन द प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ नीड्स नॉट सॉल्यूशंस। नीड्स का मतलब क्या है, दोनों को बुलाना और उनको पूछना आपको आपकी क्या क्या जरूरतें हैं। अगर वो बोलेंगे हमको हर फ्राइडे शाम को चाहिए, हमको मंडे शाम को एक गाड़ी चाहिए, 2 बार चाहिए हफ्ते में। कोई और बोलेगा कि हमको बाकी दिन हर दिन सुबह चाहिए 10 से 1 तक। तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है उसमें, क्योंकि दोनों को अलग अलग टाइम चाहिए, व्हीकल उधर ही सॉल्व हो जाता है वो। इसलिए पहला चीज है दोनों के नीड्स को लिखना चाहिए, दोनों के। दूसरा है उसके लिए सोल्यूशन लाना, ब्रेनस्टॉर्म पॉसिबल सॉल्यूशंस। जैसे अगर दोनों के लिए एक ही टाइम में चाहिए, अगर शुक्रवार शाम को दोनों को गाड़ी वही गाड़ी चाहिए, तो क्या सोचेंगे, ठीक है आपका लोड कितना है, कितना भेजना है। वो बोलेंगे इतना अमाउंट लोड, 10 kg लोड है। उनका कितना है, उनका बोलेंगे उनका 50 है। ये गाड़ी 50 के लिए बनाया हुआ गाड़ी है, तो 10 किलो का लोड को हम उसके लिए हम किराए में ले लेंगे दूसरा गाड़ी, ऐसे अरेंजमेंट करेंगे ऐसे। इस तरह सोल्यूशन, देखा ना। एक्चुअली सोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसको विन विन आप याद रखना हमेशा। विन विन सोल्यूशन बोलते हैं उसको। विन विन का मतलब है दोनों को, वही अगले पॉइंट आएगा उसमें। एवेल्युएट डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सिचुएशन। इसका मतलब क्या है, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल। दोनों पार्टी बोलना चाहिए कि हम खुश हैं ये निर्णय से, ऐसे। लेकिन इसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। देखिए हर एक पॉइंट के बारे में लिखा है। पहला चीज एक्टिव लिसनिंग। अनेक लोग इस दुनिया में सुनते ही नहीं है। कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं, कंप्लेंट को अगर हम सुनेंगे नहीं तो लोग मानेंगे नहीं कि हम समझ गए। इसलिए बार बार लोग झंडा पकड़ते हैं, लोग झगड़ा करते हैं एक दूसरे से। इसलिए पहला, जो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं उनकी बात को ठीक तरह से सुनना चाहिए और उनको विश्वास देना चाहिए कि आपकी बात हमने सुन लिया है। ये पहला चीज है। और दूसरा चीज है, सॉल्यूशन भी लाने के लिए व्यक्ति को सोचना चाहिए क्रिएटिव मूड के साथ। और सॉल्यूशन दोनों पार्टी को भी पूछ सकते हैं, आपका मत क्या है, इनका मत क्या है, और बाकी लोग को भी पूछ सकते हैं क्या क्या सॉल्यूशन है। और तीसरा है एवेल्युएट म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। देखिए कभी कभी सॉल्यूशन देते समय एक पार्टी संतुष्ट है, दूसरा पार्टी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो बोलेंगे विन लूज हो गया, उनको विन है हमको लूज है, ऐसे बोलेंगे वो। उदाहरण के लिए महाभारत में पढ़ते हैं कि ये पांडव लोग 12 साल वनवास में थे, है ना। उसके बाद जब वापस लौटे, कर्ण ने बोला था दुर्योधन को,
ये राज्य को वापस मत करो, तुम्हारे पास ये रख लो, क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति ज्यादा है, तो वो लोगों को मत दो। अगर तुम नहीं दोगे तो क्या करेंगे वो? उनके अंदर झगड़ा करने के लिए भी क्षमता नहीं है, सिर्फ 5 लोग हैं वो लोग, तुम लोग 100 लोग हो। ऐसे करने सुझाव दी थी, तो दुर्योधन ने भी मान लिया था ऐसे ही करने के लिए। तो लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज आए, उन्होंने देखा कि अरे देखो सब लोग इतनी खुशी मना रहे हैं, सब लोग खुश में हैं, क्योंकि दुर्योधन ने उनको बहुत कुछ, उनके इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत कुछ दी थी लोगों को, प्रजा को। जैसे कभी कभी पॉलिटिशियंस कैनवासिंग करते समय लोगों के लिए सुविधा देते हैं ताकि उनको वोट मिल जाए, ऐसे दुर्योधन ने की थी। तो उसको देखकर युधिष्ठिर ने सोचा कि सब लोग खुश हैं, तो कृष्ण को उन्होंने बोला कि हे कृष्ण, अगर सब लोग खुश हैं दुर्योधन के शासन में, तो मुझे राजा बनने की क्या जरूरत है? और मुझे हम सिर्फ 5 गांव मंगवा लेंगे उनसे, क्योंकि हम क्षत्रिय, हमारा धर्म है शासन करना। 5 विलेजेस मान लेंगे बस, उससे हम संतुष्ट रहेंगे ऐसे। तो इसलिए कृष्ण को दूत के रूप में भेजा था उन्होंने। लेकिन दुर्योधन ऐसे व्यक्ति था, वो बोला कि सुई के टिप के ऊपर जितना जमीन बैठेगा उतना भी नहीं दूंगा मैं, ऐसे बोला उसने। इसका अंग्रेज में क्या बोलते हैं? अनरीजनेबल बोलते हैं। अनरीजनेबल का मतलब है वो इतना लोभी व्यक्ति था, उसने सोचा कि पांडवों का सर्वनाश होना चाहिए और हम सारे दुनिया का राजा बनना चाहिए, उनको 5 गांव भी नहीं देना चाहिए, ऐसे उसने सोचा था। इस तरह कभी कभी 2 पार्टी जब आते समय, एक पार्टी ऐसे हो सकता है कि वो इच्छा करता है कि दूसरे पार्टी का सर्वनाश हो जाए ऐसे। तो नहीं तो उनको बैलेंस नहीं होता है ऐसे। इसलिए इसमें विन विन जो बोला हमने, विन विन का मतलब है, ये वैदिक संस्कृति में सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु ऐसे एक स्टेटमेंट है। इसका मतलब है सब लोगों को उनकी जरूरतों के अनुसार पूर्ति करनी चाहिए। उदाहरण के लिए मनुष्य के लिए भोजन इतना जरूरत पड़ता है, चूहों को भी मिलना चाहिए, गिलहरी को भी मिलना चाहिए, हर एक जानवर, कुत्ते को भी, बिल्ली को भी, गाय को भी मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। इस तरह जो लोग नेता के रूप में हैं, उन लोगों का हृदय विशाल हृदय होना चाहिए। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं अबंडेंस मेंटालिटी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? अबंडेंस का मतलब कहीं से दोनों पार्टी को हम संतुष्ट कर सकते हैं, उसको विन विन बोलते हैं। इसलिए मैंने वो कहानी बताया आपको, ये चूहा और बिल्ली का, क्योंकि वो विन विन सोल्यूशन था। जो चूहे ने सजेशन दी थी, दोनों का जान बच गया था उसमें। इसलिए ये जो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल का मतलब है दोनों को संतुष्ट चाहिए, ऐसा सोल्यूशन लाना चाहिए। एंड चूज द बेस्ट सोल्यूशन। 4-5 सोल्यूशन को लिखकर उसमें से बेस्ट सोल्यूशन को निकालना है, उसके बाद इंप्लीमेंट करना। इंप्लीमेंट का मतलब है कौन करेगा, क्या करना है और किस समय के अंदर करना है, ये भी निर्णय है। कभी कभी क्या होता है, मीटिंग होता है, हम निर्णय लेते हैं, लेकिन उस निर्णय को लागू करने के लिए कभी सालों साल हो जाता है। कभी कभी तो पेपर में रहता है, बस उसको इम्प्लीमेंट ही होता नहीं है। इसलिए उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए उसको। उसके बाद रीएवैल्यूएट करना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए कि क्या है वो इम्प्लीमेंट जो किया वो लागू है क्या नहीं। देखिए एक आदत है इस दुनिया में, पूर्व आदतें वापस आ जाते हैं, देखा ना आपने। उदाहरण के लिए मैंने बोला आपको, ये शुक्रवार को और सोमवार को, शुक्रवार को शाम को गाड़ी उस डिपार्टमेंट के लिए, अब बाकी दिन सुबह इस डिपार्टमेंट के लिए। आप तो पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन वो पॉलिसी को लोग फॉलो नहीं करेंगे, देखा आपने। क्योंकि डिपार्टमेंट, एक ही डिपार्टमेंट पास रह जाता है गाड़ी, दूसरे डिपार्टमेंट को मिलता ही नहीं है। कभी कभी निर्णय मीटिंग में लेते हैं, लेकिन वो लागू नहीं होता है, समझे ना आपने। ऐसे भी होता है। इसलिए वो लास्ट पॉइंट है, रीएवैल्यूएट एट अ फ्यूचर डेट। कोई और कुछ उदाहरण दे सकते हैं इसके लिए? ये 6 पॉइंट को वापस हम अच्छा समझेंगे, क्योंकि ओके ठीक है, इसको समरी में दिया है अगले से। ये पहला चीज है, 2 लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, पहले उनकी समस्या क्या है सुनो ध्यान से, उसके बाद सॉल्यूशन निकालो, और दोनों के लिए ऐसे एक सॉल्यूशन निकालो, दोनों को संतुष्टि प्राप्त हो। एक सॉल्यूशन उसमें से निकालो, और उसके बाद टैबुलेशन, टेबल बनाते हैं, क्या करना है, कौन करेगा और
इस समय के अंदर 3 थिंग्स एंड देन फ्यूचर एवेल्युएशन। इसको ABCDEF फार्मूला बोलते हैं इसको। तो ठीक है, उन्होंने एक उदाहरण दी थी, उसको हम लेंगे। उन्होंने बोला कि अगर यूनियन कुछ निर्णय लेता है कि इतना वेतन चाहिए, इतना आमदनी चाहिए हमारे वर्कर्स को, कंपनी में उसको उतना, कंपनी लोग बोलते हैं कि हमारे पास उतना प्रॉफिट नहीं है इनको इतना वेतन देने के लिए, करेक्ट, ऐसा वो बोलेंगे। तो अगर दोनों को हम ये सुनते हैं, उदाहरण के लिए पहला स्टेप क्या है, एक्टिवली लिसन टू द नीड्स ऑफ बोथ। दोनों पार्टी के अलग अलग नीड्स है, क्या है लिखना है। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे हम गए थे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में अमेरिका में, एक व्यक्ति ड्राइव कर रहा था मुझे माइक्रोसॉफ्ट में। वो बोला कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में वेतन जो देते हैं वो बहुत कम है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी तो सबसे मशहूर कंपनी है, अगर वेतन कम दे रहे हैं तो लोग कैसे काम करते हैं। तो मैंने सुना कि उधर के लोग कभी कभी 20-25 साल उनके साथ काम करते हैं, छोड़ते ही नहीं कंपनी को। तो मैंने उनको पूछा, जो इंजीनियर मुझे ड्राइविंग कर रहे थे, तो वो बोले कि ब्रो जी वेतन तो कम होता है लेकिन अनेक सुविधा हमारे कंपनी में है। जैसे उन्होंने बोला कि हमारे बच्चों के लिए स्कूल है कंपनी के अंदर ही, बहुत मशहूर स्कूल है। हमारे बच्चों, हमारे परिवार के लिए अस्पताल है, और हमारे वर्कर्स के लिए क्वार्टर्स है, कंपनी के अंदर ही उठाते हैं। और उधर ही सब सुपरमार्केट है जिसमें हमको सस्ते में सब मिलता है। अगर एम्प्लॉय हो तो आपको कुछ कंसेशन है ऐसे। और हमारा कुछ रिटर्न्स भी है, जैसे ग्रेचुइटी, इतने साल के से ऊपर आप कंपनी के लिए काम करो आपको अनेक बेनिफिट्स है ऐसे। तो ये कंपनी क्या करता है, हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, प्रैक्टिकल बेनिफिट देता है, लेकिन वेतन हाथ में बहुत कम देता है, कुछ ज्यादा नहीं मिलता उनको। तो इसके कारण लोग उधर कंपनी को छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर बाहर जाकर ठहरेंगे तो उनको अमेरिका में बहुत महंगा है सब चीज, समझे ना आपने। तो इस तरह कंपनी में कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है लोगों के लिए, और ये लोगों को हृदय स्पर्शी भी होता है ये, क्योंकि लोग सोचते हैं हमारे बच्चे के लिए कंपनी ने स्कूल बनाया है, हमारे बीवी बच्चों के लिए कंपनी ने अस्पताल बनाया है, इस तरह सोचते हैं। इसके कारण हालांकि आप देखेंगे उनको कितना बेनिफिट मिलता है इन चीजों से, उस बेनिफिट्स को ऐड करके देखिए सैलरी से, और तुलना करिए बाहर की कंपनियों से। अगर आप तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर उनको 20,000 हाथ में देते हैं, प्लस बेनिफिट्स उनको 10,000 मिलता है, 30,000 मिलता है। और बाहर की कंपनी में यूनियन लोग डिमांड करते हैं हमको 50,000 चाहिए, उनको 45,000 देते हैं लोग उनको। तो 45 देने के बाद भी लोग संतुष्ट नहीं है, लेकिन इधर वो लोग 30,000 में उनका काम खत्म हो गया उनका, समझे ना आपने। इस तरह एम्प्लॉइज को भी बेनिफिट मिला, और कंपनी को भी सुझाव मिला है कि आप इस तरह एम्प्लॉय की केयर करो, तो एम्प्लॉय केयर के द्वारा एम्प्लॉय लोगों को लॉयल्टी बढ़ेगा कंपनी के लिए, है ना। इस तरह उनको किसी ने सुझाव किया है ऐसे। और कभी कभी लोग ये सब सुविधा को लेकर वो तो आनंद मनाते हैं, लेकिन कंपनी में ठीक तरह से वो प्रॉफिट्स लाते नहीं है कंपनी को। क्या किया जाए, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया है, उनका एक सिस्टम है, हर साल 5% ऊपर के लोग हैं, सबसे बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, उनके लिए एक पुरस्कार है, गिफ्ट है, इंसेंटिव है। और हर साल लास्ट 5% में जो लोग हैं, जो लोग अंडर परफॉर्मेंस देते हैं, उनको निकाल देते हैं। ये हर साल है उनकी कंपनी में, टॉप 5% को पुरस्कार और बाकी 5% को निकाल देते हैं। इसके कारण कोई भी बॉटम 5% में रहना नहीं चाहता, कोई भी। सब लोग इतना बहुत तो काम करते हैं ताकि उसके ऊपर रहे वो। तो मैंने क्यों बोला, ये कंपनियों के पॉलिसी है, जिससे इसके कारण कंपनी को प्रॉफिट बहुत मिलता है, और उसके कारण वो लोगों को ये सब सुविधा दे पाते हैं, समझे ना आपने। इस तरह इसको म्यूचुअली एक्सेप्टेबल बोलते हैं, दोनों को लाभ मिलना चाहिए, एम्प्लॉइज को भी और कंपनी को भी। और उसमें अनेक निर्णय अनेक लोग बोल सकते हैं, लेकिन उसमें से एक सोल्यूशन निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि वो सोल्यूशन दोनों को सहमत होना चाहिए, दोनों पार्टी खुश हैं उससे। हाउ टू डू विन-विन
कैसे हम दोनों पार्टी को सहमत निर्णय हम दे पाएंगे। इसके लिए पहला चीज बोला गया इधर कैरेक्टर बोला गया। कैरेक्टर का मतलब क्या है? पहला चीज है हमने जो वचन दिया वो वचनबद्ध होना चाहिए। जो लोग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करने वाले होते हैं दोनों पार्टी को, वो लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। कभी कभी देखिए अमेरिका, ईरान, कभी दोनों साथ में आकर एक पीस समिट साइन करते हैं सुबह और शाम को बॉम्ब डालते हैं। तो वचन देते हैं कि हम बॉम्ब नहीं डालेंगे और शाम को बॉम्ब डाल देते हैं। ऐसे होता है। जैसे ईरान इराक का झगड़ा, कभी वियतनाम वार हुआ अमेरिका के साथ। तो कभी कभी लोग बोलते एक हैं और करते दूसरे हैं, समझना आपने। इसके कारण क्या होता है, लोगों को विश्वास उड़ जाता है। कभी कभी लोग अग्री करते हैं एक विषय के लिए, कारण क्या है? क्योंकि वो सोचते हैं कि अभी हम अग्री नहीं करेंगे तो ये लोग बहुत तंग करेंगे, इसलिए हम अग्री करते हैं। लेकिन बाद में वो मीटिंग होने के बाद उसको मानते नहीं है उसके बाद। इसलिए कैरेक्टर का मतलब क्या है? इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? सत्यपरायणता, उसको कैरेक्टर बोलते हैं। तो लीडर उन दिनों में देखिए युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा लोग सारे दुनिया को संभालते थे। वो भारत ही नहीं, सारे दुनिया को। उनके अंदर हजारों हजारों राजा लोग थे जो छोटे छोटे प्रदेश को संभालते थे। ऐसे तो ऐसे राजा लोग कैसे इतने बड़ा आश्रय दे पाए? क्योंकि वो सत्यपरायणता के कारण लोग उनके वचन के ऊपर विश्वास रख सकते थे। उनको नरदेव बोलते हैं उनको। इस तरह जैसे आपने अशोक का पेड़ देखा है, वो छोटा होता है अशोक का पेड़, वो कितना आश्रय दे सकता है? वो इतना ही दे सकता है। लेकिन बरगद का पेड़ देखिए कितना बड़ा है, वटल वृक्ष, बड़ा आश्रय दे सकता है। इस तरह लीडर भी, जो व्यक्ति कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करने वाले हैं, उनका आश्रय देने की क्षमता उतना बढ़ेगा जितना लोग उनके ऊपर विश्वास करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, लोग उनके बात को मानेंगे। तो अभी देखिए गांधी के समय सारे भारत को गांधी नचा रहे थे, आदेश दे रहे थे। और जैसे उन्होंने बोला मिल का कपड़े कोई नहीं पहनेगा, तो सारे भारत के लोग मिल के कपड़े त्याग रहे थे, क्योंकि उनकी बात को लोगों ने माना। अभी उनकी माना, अभी उनके पास क्या बड़ा क्षमता था आप देखेंगे। वो सिर्फ एक धोती पहने थे, कुर्ता भी नहीं पहनते थे वो। लोगों ने उनका माना। अभी हाल ही में कुछ समय के पहले अपने अन्ना हजारे के देखा आपने, है ना, एंटी करप्शन के बारे में कर रहे थे वो। ऐसे इस तरह चाणक्य भी उनके समय में सारे भारत की तकदीर को उन्होंने निर्णय किया। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया उन्होंने। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ द गुप्तास, ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब है उनके शासन का समय को सुनहरा समय ऐसे बोला गया है। ये चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के समय। इस तरह कैरेक्टर में एक विषय मैंने आपको बोला अभी, कैरेक्टर के, इसको इंटेग्रिटी बोलते हैं। जो हमने वचन दिया उस वचन को रखना, पीछे नहीं हट जाना, वो एक चीज है। और इंटेग्रिटी का मतलब है अलाइनिंग वैल्यूज विद बिहेवियर। उसका मतलब है जो हम बोलते हैं उसको, उस वचन को निभाना, उसको इंटेग्रिटी बोलते हैं। दूसरा चीज है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब क्या है? उसको ठीक है, इसके बारे में और वर्णन है, अगर आप देखेंगे। देखिए इंटेग्रिटी, मैच्योरिटी, अपर जजमेंटल, तीन चीज है इधर। अभी मैच्योरिटी का मतलब आगे एक चार्ट में दिखाएंगे। अभी ये चार्ट देखिए, करेज और कॉन्सेंट्रेट दो साइड है इधर। अगर कोई व्यक्ति अपने मत को प्रकट करने में बहुत उत्साही है, लेकिन दूसरे पार्टी के मत को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो वो व्यक्ति किस बॉक्स में आएगा आप बोल सकते हैं? उसके अंदर करेज है अपने मत को प्रकट करने के लिए, लेकिन वो दूसरे पार्टी की बात को सुनता नहीं है। लेफ्ट साइड टॉप, करेक्ट, लेफ्ट साइड टॉप। विन लूज, वो विन चाहता है लेकिन दूसरे को लूज। अपने मत को आगे करना, दूसरे के मत को न सुनना, ऐसा व्यक्ति है। अगर दूसरा व्यक्ति है जो दूसरों के मत को मानता है लेकिन अभी अपने मत को बोलने के लिए उसके अंदर करेज नहीं है, लेफ्ट बॉटम आएगा। इधर रखा है क्योंकि
उसका करेज बहुत कम है, लेकिन ज्यादा कंसिडरेट है। कंसिडरेट का मतलब क्या है, वो जो भी लोग बोलेंगे मान लेगा वो डरपोक बोल सकते हैं। डर कुछ लोग जो भी बोलेंगे वो बहुत सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि बोलने के लिए भी उसके अंदर ये नहीं है, लेकिन सामने नहीं बोलेगा, पीछे बोलेगा वो। पीछे अगर बोलेगा कि ऐसा किसी पॉलिसी बनाया, हमारे बात क्यों सुनते नहीं है, लेकिन मीटिंग में बुलाकर बोले, मीटिंग में चुपचाप रहेगा, हाँ बोलेगा वो। ऐसा वो इसलिए वो लूज विन, और वो बोलेगा कि ठीक है चलो जो लोग बोलते हैं वही मानेंगे हम, ऐसे बोलेगा, लेकिन अंदर उसको छुपा कर रखने के कारण बाद में वो निकलेगा, कभी कभी निकलेगा। और अगर कोई वो कंसिडरेट भी नहीं है, करेज भी नहीं है, बोलने के लिए भी क्षमता नहीं है, और वो दूसरे की बात भी सुनता नहीं है, वो लूज बोला है, जिसका मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि अरे ये सब मीटिंग से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कुछ काम का नहीं, बड़े बड़े मीटिंग लेंगे, कुछ निर्णय नहीं निकलने वाला है, छोड़ दो, ऐसे वो लो लूज है वो। क्योंकि ऐसे लोग हैं अनेक लोग, जैसे वो कंपनी 5 चीजें देखिए, कंपनी के लीडर्स जो है, और कंपनी के विजन जो है, और अपने कलीग्स जो हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, और हम जो धंधा करते हैं, काम हम जो करते हैं, और हम खुद के बारे में 5 विषय के बारे में हम क्या सोचते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कंपनी के लीडर्स, कंपनी के मैनेजमेंट और अपने कलीग्स इन लोगों का आदर देते हैं, तभी दे विल बी रेडी फॉर ए मीटिंग। वो लोग तैयार होंगे कि ठीक है, हमारी मत को हम प्रकट करेंगे और उनकी मत सुनेंगे, और कुछ कंपनी के साथ कुछ मिलजुल कर हम काम करेंगे ताकि कंपनी को भी प्रॉफिट मिले और हमको भी प्रॉफिट मिले, ऐसे सोचेंगे करेक्ट। और जो लोग इसके लिए तैयार नहीं है वो लूज खुद को भी लूज, कंपनी को भी लूज, ऐसे। और जो व्यक्ति अपने मत को प्रकट करता है लेकिन दूसरों के मत को सुनने के लिए तैयार है, वो कौन है? वो व्यक्ति अपना भी मत प्रकट करता है और करने में उसको डर नहीं है, और दूसरों का भी अच्छा सुनता है, उनकी इंटरेस्ट क्या है, मेरी इंटरेस्ट क्या है। और जैसे चूहा ने अपने इंटरेस्ट प्रकट किया और बिल्ली ने अपना इंटरेस्ट प्रकट किया, और दोनों को विजय प्राप्त हुआ है कि नहीं? उसको कौन बोलते हैं? विन-विन बोलते हैं उसको, ठीक है, वो विन-विन है। तो इसलिए इसको बोलते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब है दोनों चाहिए, दोनों चाहिए, दूसरों की बात भी सुनना चाहिए और हमारी बात भी बोलना चाहिए, इसको मैच्योरिटी बोलते हैं। इस दुनिया में ज्यादातर लोगों के अंदर क्या नेचर होता है, आप बोल सकते हैं? अगर 2 लोगों के बीच में मतभेद है तो लोग क्या बोलते हैं? अगर कुछ गलती हुआ तो अगर लीडर पूछते हैं गलती क्यों हुआ, सब लोग दूसरों को पूछते हैं, तो बोलेंगे उन्होंने गलती किया, उन्होंने किया होगा, और अच्छा ही हुआ तो ऐसे बोलेंगे हमने किया। तो इस तरह आप देखेंगे अनेक लोग अपने मत को पकड़कर इतना जोर से प्रेजेंट करते हैं, दूसरों के मत को सुनते नहीं है। इसलिए करेज ज्यादा होता है उनके पास, बोल्डनेस होता है, लेकिन संवेदनशीलता नहीं होता है, दूसरों का सुनते नहीं है, इसको अग्रेसिव बोलते हैं, अग्रेसिव। और जो लोग बहुत बोलने के लिए डर है, डरपोक हैं, ज्यादा बोलते नहीं, उनको क्या बोलते हैं? ऐसे जो लोग हैं वो लोग कंसिडरेट ज्यादा है लेकिन करेज नहीं है उनके पास, पैसिव बोलते हैं। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को जो बता रहे हैं 3 गुण के बारे में बताते हैं, जैसे तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, 3 गुण के बारे में। अभी तमोगुण के लोग जो हैं, एक तमोगुण का उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे एक लोमड़ी होता है, लोमड़ी बोलते हैं, सियार बोलते हैं, फॉक्स है। तो वो तमोगुणी प्राणी है। कारण क्या है? रात में जाके रहता है और वो डरपोक है। और अगर कोई जंगल के मार्ग से आता है, कोई व्यक्ति साइकिल में आता है, तो क्या करती है लोमड़ी? वो मूत्र करके जमीन में उसको ऐसे करके ठक करके आंखों के ऊपर फेंकती है, ताकि लोग अंधे हो जाते हैं इसके कारण। कभी कभी आपको मालूम है गांव में जो लोग आते हैं, अगर सियार चिल्ला रही है तो उस दिशा में नहीं जाएंगे वो, क्योंकि वो दूसरे लोगों से जब डरती है उनको अंधा करना चाहता है, ताकि वो
खुद की जान बचा ले, समझा ना? इसको इनसिक्योरिटी बोलते हैं, उसमें इनसिक्योरिटी ज्यादा है। और खुद परिश्रम करके वो अपने भोजन प्राप्त नहीं करेगा, वो क्या करेगा? वो जो बाघ नहीं तो शेर खाने के बाद जो छोटा है उसको खाएगी वो। देखा आपने? इसको बोलते हैं तमोगुणी, बोलते हैं तमोगुणी प्राणी है, डरपोक प्राणी है वो। तो डरपोक लोग क्या करेंगे? सामने नहीं बोलेंगे, पीछे बोलेंगे, पीछे जाकर बोलेंगे, इसलिए वो तमोगुणी बोला गया। रजोगुणी जो है, तो तमोगुणी पीपल आर कॉल्ड पैसिव। पैसिव समझे ना आपने? पैसिव का मतलब है अभी मीटिंग में कभी कभी चुपचाप रहेंगे, लेकिन बाद में बड़े बड़े बातें करेंगे, समझे ना आपने? इसको पैसिव बोलते हैं। अग्रेसिव का मतलब है वो टाइगर, लायन, जैसे बाघ होता है, शेर होता है, ऐसे वो लोग, उन लोग के अंदर करेज बहुत ज्यादा है बोलने के लिए, वो लोग पैसिव, वो लोग अग्रेसिव है। जैसे अभी ये जानवर होता है, जैसे बाघ और शेर, वो दूसरे प्राणियों के साथ नहीं जाएगा कभी भी। आपने कभी देखा है 10-12 शेर साथ में जाते हैं? जैसे 10-12 हिरण भागते हैं साथ में, कभी आपने देखा है? जैसे हजारों चींटियां साथ में जाते हैं, क्या आपने देखा है ऐसे शेर 10-15 शेर साथ में जुड़कर काम करते हैं? वो बोलेंगे सब लोग हट जाओ, हम कुछ करके दिखाएंगे, ऐसे बोलेंगे वो। ठीक है, हम लोग को क्या करना है? सिर्फ ताली बजाओ बस। ऐसे लोग हैं वो, इंडिपेंडेंट परफॉर्मर, अग्रेसिव लोग होते हैं वो, करेजियस, करेज बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरों की बात सुनेंगे ही नहीं वो, इसलिए उनको बोलते हैं पैसिव, अग्रेसिव बोलते हैं। तो हमें क्या होना चाहिए? हमें तमोगुणी होना चाहिए, रजोगुणी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हाँ, दोनों नहीं चाहिए, है ना? तो सत्व गुण ये दोनों से परे है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। सत्वगुणी प्राणी उदाहरण के लिए हम दे सकते हैं एक हाथी। अभी हाथी जो है बलवान प्राणी है, शक्ति बहुत है उसके शरीर में, लेकिन वो मनुष्य के साथ अच्छी तरह वो काम कर सकता है ना? अभी मनुष्य बोलता है कि ये बड़ा ये जो है खम्भ जो उसको उठाओ, नहीं तो बड़ा पेड़ को उखाड़ो, इधर से उधर लेके जाओ, काम करता है। तो मनुष्य भी उसको बहुत घास फूस के लाते हैं उसको, है ना? कभी कभी सर्कस में भी इतने छोटे सीट के ऊपर भी बैठ जाता है वो, आपने देखा ना हाथी ऐसे। तो मनुष्य के साथ इतना अच्छा काम कर सकता है। अभी अगर शहर में भी हाथी आता है तो कोई बातता नहीं, हम लोग शहर में देखते हैं, लेकिन अगर एक शेर आएगा, अगर एक कमरे के अंदर एक शेर है, अगर एक इंसान घुस जाता है एक गन के साथ, तो या तो शेर उसको खत्म करेगा, नहीं तो वो उसको शूटिंग करेगा, है ना? आप कभी नहीं देखेंगे कि शेर और आदमी बहुत शांति से जीते हैं, लेकिन हाथी ऐसे जी सकता है क्योंकि वो सत्वगुणी प्राणी है। तो इसको इंटरडिपेंडेंट बोलते हैं। इंटरडिपेंडेंट का मतलब है मनुष्य जैसे अभी गाय है, वो दूध देती है मनुष्य को, और मनुष्य दूध पीता है और गाय को संभालता है। इस तरह ये भी हाथी मनुष्य को काम करता है, मनुष्य उसको संभालता है, समझे ना आपने? तो सत्वगुणी बोलते हैं उसको ऐसे। तो इस तरह अगर दो लोग हैं, उनके बीच में मतभेद है, अगर दोनों सत्वगुणी में होंगे तो उनको विन विन बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा, समझे ना आपने? इसका मतलब है दोनों दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार हैं और अपने मत को भी प्रकट करते हैं, उनका कोऑपरेशन बहुत अच्छा होगा, समझे ना आपने? किसी को शंका है इसमें? विन विन समझा आपने अच्छी तरह? तो हम किस गुण को अपनाना चाहिए हमें ये विन विन प्राप्त करने के लिए? सत्वगुण। तो सत्वगुण में इंसान सोचने के लिए तैयार है। देखिए अरे तमोगुण में 3 चीज बताया है भगवत गीता में, 3 चीज है, निद्रा, आलस्य, प्रमाण। आलसी, जैसे भी लोमड़ी आलसी होता है, खुद कमाता नहीं, लेकिन वो बाघ शेर के ऊपर निर्भर रहता है, आलसी है। निद्रा, आलस्य, प्रमाण। और रजोगुण में तृष्णा और संग बोला गया। तृष्णा का मतलब है अग्रेसिव और ग्रीड, लोभ भावना। ऐसे अभी दुर्योधन के अंदर लोभ भावना था, इसलिए उसने पांडवों को बोला कि 5 गांव भी नहीं दूंगा आपको। इसके कारण वो पूरा खो बैठा हो, है कि नहीं? इतना अग्रेसिव था, अंत में कुछ नहीं मिला उसको, सब सर्वनाश हो गया उसका। अगर वो मानता था कि पांडव लोग का 5 गांव ले लो और उसका राजा रहो और मैं बाकी मैं शासन करूंगा, तो सारे दुनिया मिल जाता था उसको, है कि नहीं? इस तरह कभी कभी 2 लोगों के बीच में जो मतभेद होता है, अगर दोनों अग्रेसिव होता है, झगड़ा इतना बड़ा होता है, अंत में कुछ निष्कर्ष ही निकलता नहीं है, क्योंकि दोनों अग्रेसिव होते हैं, समझे ना आपने?
अगर कोई एक अग्रेसिव है दूसरा पैसिव है तो विन लूज होता है, ऐसे विन लूज होता है। उसके कारण जो पार्टी लूज किया वो बाद में वापस आकर झगड़ा करेगा, आप देखेंगे, समझ रहे आपने। इसलिए विन विन जो है वही अच्छा सोल्यूशन है। दो चीज मैंने बोला था इधर, आपने देखा इधर, कैरेक्टर एंड रिलेशनशिप, इससे विन विन प्राप्त होगा। पहले कैरेक्टर में 3 चीज है। पहला चीज इंटेग्रिटी का मतलब है अपने वचनबद्ध होना, हम जिनको जो प्रॉमिस दिया है हमने उसको निभाना, उसको खास करके अगर 2 पार्टी आते हैं जो भी प्लानिंग करते हैं उसको लिखना चाहिए और दोनों साइन करना चाहिए कि हम मानते हैं इसको, हम इसको पूर्ति करेंगे। और जैसे अभी चूहा ने बिल्ली को बोला था कि आपको मैं बचाऊंगा, उन्होंने बचाया भी है। अगर चूहा नहीं बचाया तो बिल्ली मर गया। तो इस तरह कभी कभी पार्टी साइन करने के बाद भी वो ये नहीं रखते हैं उसको। मेच्योरिटी के बारे में बोला अभी, जो हमने चार्ट दिखा आपको, करेज वर्सेस कंसिडरेट, वो मेच्योरिटी है। तीसरा क्या, अबंडेंस मेंटालिटी का मतलब है ये ईर्ष्या रहित होना, उसको अबंडेंस मेंटालिटी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इस दुनिया में सबके लिए विजय प्राप्त हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक पार्टी को विजय प्राप्त हो तो दूसरा पार्टी सोचता है कि हमको पराजय। ऐसे देखिए, ये दुनिया, हम ऐसे दुनिया में जीते हैं जिसमें अगर 2 मित्र मिलते हैं 2 सालों के बाद, एक मित्र बोलता है कि मैंने नया गाड़ी खरीदा है, मर्सिडीज बेंज खरीदा है, तो दूसरा आदमी बोलता है तुम्हारा गाड़ी बहुत सुंदर है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि बेवकूफ को कैसे बड़ा गाड़ी मिला है। हमारे स्कूल डेज में जब हम पढ़ते थे तो साधारण व्यक्ति था, अभी मर्सिडीज बेंज में जा रहा है। ऐसे लोग ईर्ष्या करते हैं, देखा ना आपने, ऐसे ये ईर्ष्या का दुनिया है। इसलिए अनेक लोग सोचते हैं कि मेरे मित्र को सक्सेस मिला तो मुझे पराजय, मेरे मित्र को पराजय हुआ तो मेरा सक्सेस, ऐसे लोग सोचते हैं ऐसे। इसके कारण अमेरिका में ये सत्य घटना है, एक पति पत्नी का डाइवोर्स हुआ अमेरिका में। अब कोर्ट ने बोला कि देखो तुम्हारे बीवी ने भी कोर्ट में केस डाला है, इसके कारण तुम जो भी बेचोगे उसका आधा अमाउंट बीवी को देना पड़ेगा। तो पति और पत्नी के बीच में इतना बड़ा झगड़ा था, पति ने निर्णय कर लिया, उसने अनाउंस किया कि मेरा घर जो है उसको मैं $10 में भेजूंगा। तो लोगों ने पूछा, क्या मूर्ख होगा, ये क्या मूर्ख है क्या, इसको $10 में, $10 मिलियन का घर को कितने डॉलर में बेच रहा है, $10 में। तो सब लोग भागकर आए उसको खरीदने के लिए, लेकिन इसने क्यों $10 में भेजा, पत्नी को नहीं मिलना चाहिए, उसको सिर्फ $5 मिलेगा बस, और गाड़ी को $2 में, $1 मुझे $1 उसको। तो किसी ने बोला देखो पत्नी को तो नहीं मिल रहा है ठीक है, लेकिन तुमको भी नहीं मिल रहा है। वो बोला ठीक है नो प्रॉब्लम, मुझे मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसको नहीं मिलना चाहिए। समझ रहे आपने कितना बड़ा मूर्खता है। इस तरह कुछ लोग ये झगड़ा के कारण कभी कभी लोग ईर्ष्या करते हैं। इस ईर्ष्या के एकदम ऑपोजिट क्या है, अबंडेंस मेंटालिटी। इसका मतलब है अबंडेंस का मतलब है समृद्धि, समृद्धि की चेतना। इसका मतलब है अरे सबके लिए भगवान ने रखा है दुनिया में, तुमको भी सक्सेस, मुझे भी सक्सेस, सबको सक्सेस मिल सकता है। इसका विशाल हृदय होना चाहिए, उसका अबंडेंस बोलते हैं। एक्चुअली अभी देखिए इन्होंने एक उदाहरण दी थी, कंपनी है प्रॉफिट बनाना चाहता है, अभी एम्प्लॉयज हैं वो भी ज्यादा सैलरी चाहते हैं, लेकिन उनका कोऑपरेशन अच्छा रहेगा, दोनों को समृद्धि की भावना रहेगा तो दोनों को प्रॉफिट मिल सकता है कि नहीं। कंपनी का भी प्रॉफिट बढ़ सकता है। कुछ कुछ कंपनी आप देखते हो जो उनका ब्रांच बनाते हैं, इधर बनाते हैं उधर बनाते हैं, वो एक्सपांड हो जाता है, बहुत एकदम डेवलप हो जाता है, और एम्प्लॉयज को भी अच्छा सुविधाएं देते हैं, तो दोनों खुश, कंपनी भी खुश, एम्प्लॉय भी खुश, है कि नहीं। लेकिन अगर दोनों में एक तरह का स्पर्धा आता है, इसके कारण क्या होता है, अंत में दोनों कटते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपने टेलीविजन में देखा होगा कभी कभी ये जो बोट रेस होता है ना, देखा आपने बोट रेस। अगर एक बोट में 10-10 लोग बैठे हैं और वो बोट रेस करता है, तो ऐसे 10-15 बोट है ऐसे, तो जाते समय
अगर मानिए एक बोट में 5 लोग सामने ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, और पीछे बैठे हुए लोग ऐसे करते हैं, तो क्या होगा? बोट आगे ही जाएगा नहीं, है ना? इस तरह अगर एक ही कंपनी में 2 लोग के बीच में झगड़ा होता है इसे, इसके कारण क्या होता है? कंपनी के मिशन जो है, प्रोग्रेस, वो बंद पड़ जाता है। समझे ना आपने? इसलिए दोनों को याद रखना चाहिए कि कंपनी का ये जो विजन है, मिशन है, उसको सब लोग पूर्ति करें। इसलिए आगे का पॉइंट आता है अभी, रिलेशनशिप। देखिए, संबंध जितना अच्छा होता है वो 2 पार्टी के बीच में, उतना उनका समस्या भी बहुत आसानी से सुलझ जाता है। पहला चीज है अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स फीलिंग्स, इमोशंस एंड नीड्स। ये दूसरे एक दोनों पार्टी को ये बात मानना चाहिए कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, EQ बोलते हैं, इमोशनल क्वोशंट। उन दिनों में जब कंपनी में रिक्रूट करते थे किसी इंजीनियर को, एक ही विषय देखते थे, हमारे पास 20 मशीन पड़ा है, हमारे पास इतने एम्प्लॉयर हैं, इतने वर्कर हैं, सब वर्कर को अच्छी तरह लगाओ। ये मशीनों में मशीन भी आराम नहीं मिलना चाहिए और वर्कर को भी आराम नहीं मिलना चाहिए, अच्छी तरह लगाना चाहिए दोनों को। ये जो व्यक्ति गैंट चार्ट वगैरह बनाकर, डिलीवरी डेट वगैरह बनाकर जो पक्का करता है उसको पक्का इंजीनियर मानते थे, बुद्धिमान ऐसे मानते थे। अगर एक मशीन को रिपेयर के लिए भी भेजना है तो एम्प्लॉइज को फ्री नहीं होना चाहिए टाइम, उनको इस मशीन में लगा दो, ऐसे करते थे वो। तो उन दिनों में सिर्फ IQ देखते थे, इंटेलिजेंस क्वोशंट। लेकिन बाद में देखा उन्होंने कि लोगों के अंदर अगर इमोशनल क्वोशंट ज्यादा नहीं है तो एम्प्लॉइज जो है वो अच्छी तरह काम नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति है कंपनी में उनका कुछ, उनके घर में कुछ, उनका हाथ टूट गया, वहीं से बांध कर आए हैं, कंपनी में आए, सुबह सुबह आए हैं, कोई उनका बॉस देखता है, पूछता है कि कल मैंने काम दिया, हुआ कि नहीं हुआ? पूछते हैं, आधा ही हुआ जी। बोलते हैं आधा ही हुआ, क्यों पूरा नहीं हुआ? वो बोलता है कि ये पिछले 1 हफ्ते से हमारा हाथ टूट गया, हमारे काम हम मतलब तेजी से नहीं कर पाते। बोलता है ठीक है, अभी पूरा कर दो, अभी 2 दिन में पूरा कर दो, उसको करके बोलकर चले जाते हैं। इस तरह उनके बोलने से वो एम्प्लॉय जो है उनमें उनकी एफिशिएंसी और कम हो जाता है। आप कारण बता सकते हैं? कारण क्या है? हाँ, इमोशनली आल्सो डाउन हो जाता है। समझा ना आपने? वो सोचते अरे हाथ टूट गया, वो पूछता भी नहीं कि हाथ टूटा है, देखता भी है फिर भी पूछता नहीं, सिर्फ अपना काम को ही देखता है वो, हुआ कि नहीं। इसका मतलब है वो जैसे कोई व्यक्ति, कोई एक ऐसे गूस था जो सोने का अंडा देता था वो, इस तरह उसने सोचा कि अरे इससे एक दिन एक सोने का अंडा दे रहा है, इसको काटोगे तो करोड़ों करोड़ों अंडा मुझे मिल जाएंगे। इस तरह सोचकर उसने काटा उसको, तो क्या हुआ? मिला उसको अंडा, तो गूस भी मर गया, अंडा भी नहीं मिला उसको। इस तरह एम्प्लॉइज जो होते हैं वो अंडे देने वाले, सोने के अंडे देने वाले गूस के बराबर है। तो हमें क्या करना चाहिए? वो हर दिन अगर एक अंडा देता है तो उतना ही दे पाएंगे, उनके अंदर कुछ क्षमता भी है, उतना ही दे पाएंगे वो। लेकिन अगर उनको इमोशनली उनको जरूरतों को पूर्ति नहीं करते हैं तो क्या होता है? जब उसको काटा जाता है तो कुछ नहीं मिलता है। समझे ना आपने? तो ये पहला चीज है, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स फीलिंग्स, इमोशंस एंड नीड्स। खास करके अभी इसके समय में बोल रहे हैं, ये जो 2 लोगों के बीच में, अगर 2 लोगों के बीच में मतभेद है, अगर ईगो प्रॉब्लम होता है ना, उससे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत कठिन चलता है। कभी आपको ही पूछता हूँ, वो सरल बात पूछता हूँ आपको। आप लोग कहीं तो पिकनिक में जा रहे हो, आप में से 2 लोगों को एक कमरे में रखते हैं, उदाहरण के लिए। अगर आप अपने जीवन में सोचो, जो व्यक्ति के साथ आपका साइकोलॉजी जमता नहीं है, अभी ऐसे व्यक्ति को आपके पास दिया है और आपको एक कमरे में रहने के लिए बोलते हैं, वो कमरा इस कमरे का डबल साइज है, आप रह पाएंगे उस कमरे में? साइज बहुत बड़ा है,
ये कमरे का डबल साइज है, फिर भी आप जिस व्यक्ति के साथ आपका मानसिक जमता नहीं है, हमेशा झगड़ा होता है, क्या उसके साथ आप ठहर पाएंगे उधर? नहीं। लेकिन अगर आप लोग 10 मित्र हैं, ये साइज का कमरे में आपको बोलते हैं कि आप 10 लोग ठहरो, हम एडजस्ट करके ठहर पाएंगे। समझना आपने? इससे हम समझ सकते हैं कि इमोशनल संबंध जो है उसके अनुसार हम हाँ नहीं बोलते हैं लोगों को। उसके अनुसार अगर ईगो अहंकार का प्रॉब्लम है तो बहुत कठिन है समय प्रॉब्लम को सुलझाना। इसलिए पहला चीज बोला गया कि अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल्स फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड नीड्स। कोई भी डिपार्टमेंट हेड होते हैं, कोई भी किसी भी तरह का नेता होते हैं, उनको लोगों की जरूरतों को समझना बहुत आवश्यक है। इतना तक कि लोग मांगने के पहले ही उनको देंगे हम, उससे लोगों का विश्वास और बढ़ेगा। ये पहला चीज होता है, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड नीड्स। कभी कभी जब कॉन्फ्लिक्ट होता है दो लोगों के बीच में, उसको अगर हम बोलने देंगे तो वो बोलने से ही उनका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है उनका, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमने एक्सप्रेस कर दिया पूरा और आदमी ने सुना भी। इस तरह जैसे हम एक नया मंदिर बना रहे हैं पुणे में, तो वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 40 करोड़ का प्रोजेक्ट है उधर कातरज के पास। तो उधर हमने एक गैलरी बनाया है, दोनों साइड गैलरी है, और ऊपर जाने के लिए उन्होंने स्टेयरकेस बनाया था। स्टेयरकेस किधर बनाया था? मंदिर हॉल के अंदर बना दिया स्टेयरकेस, इधर से इधर, उसके कारण अनेक स्पेस ये हो गया, ब्लॉक हो गया ऐसे। तो एक व्यक्ति था, एक इंजीनियर बोला कि इसको तोड़ना चाहिए, अभी तोड़कर कहीं और बनाना चाहिए बाहर, ऐसे बोले। और दूसरा जो इंजीनियर है उसका मतलब उसने बोला कि नहीं हमने बना दिया तो तोड़ना नहीं चाहिए, बहुत पैसा वेस्ट होगा, इसके कारण 4-5 लाख वेस्ट हो जाएगा। अभी दोनों के बीच में मतभेद था और ये दोनों साइड में 2 लोग जुड़ गए, इस साइड 2 लोग उस साइड 2 लोग, उनका बीच में बार 2 हफ्ता हो गया, वो लोग निर्णय नहीं ले पाए। तो मैंने बुलाया था उन लोगों को, एक मीटिंग में सब आए थे। तो जो व्यक्ति बोल रहा है कि इसको तोड़ो मत, क्या बोलते हैं उसको, जुना सीढ़ी बोल रहे हैं, सीढ़ी है, और सीढ़ी को तोड़ा मत बोलता है, वो एकदम इमोशनली अफेक्टेड है। वो सोचता है कि क्योंकि उसने बनाया उसको, इसलिए अगर उसको तोड़ेगा तो उसका हृदय तोड़ जाएगा उसका। तो मैंने देख लिया उसको, तो मैंने बोला दूसरे पार्टी को भी बुलाया मैंने, और हमने बोर्ड में लिखा, हमने प्रोस एंड कॉन्स लिखा, ये सीढ़ी को रखने से क्या क्या नुकसान और क्या क्या लाभ, और दोनों पार्टी ने पॉइंट्स दिया। और आपको मालूम है जरूर, एक पार्टी जो तोड़ना चाहता वो ये तोड़ने से क्या क्या लाभ बहुत खुशी से दिया उन्होंने पॉइंट्स, और क्या नुकसान होगा वो दूसरे पॉइंट उन्होंने दिया। और उन्होंने खुद देखा ये सीढ़ी को तोड़ने से ज्यादा लाभ है, 5-6 पॉइंट आ गया उसमें। तो और इससे नुकसान क्या है? एक ही नुकसान है, तो उनको बुरा लगेगा, बस कोई नुकसान था, थोड़ा पैसे का नुकसान है, लेकिन अभी हम 2 लाख अभी नुकसान करने के लिए तैयार है, उससे लाभ बहुत ज्यादा है भविष्य में। समझा ना आपने? तो जहां उन्होंने देखा पॉइंट, अरे 6 पॉइंट है इधर और मेरा 1 ही पॉइंट है इधर, तो बाद में वो मान दिया उन्होंने। तो मीटिंग होने के बाद मैंने ये दूसरे पार्टी वालों को बुलाकर बोला, मैंने देखो आप ये मीटिंग अभी 1-1.5 घंटे का मीटिंग है, लेकिन आप लोग उसकी बात सुनने के कारण भी वो शांत हुआ। आपने इसलिए वो पॉइंट बोलते हैं कि दोनों पार्टी के बात को सुनना चाहिए। रेस्पेक्टिंग एंड परफॉर्मिंग स्मॉल गुड डीड्स, इसका मतलब है छोटे छोटे हम मदद जो भी करते हैं दूसरे व्यक्ति को, उससे संबंध बढ़ता है। उदाहरण के लिए अगर किसी के बर्थडे के दिन आपने कुछ एक छोटा पुरस्कार दिया उसको, एक कार्ड भी दिया उसको, उससे संबंध जुड़ जाता है। नहीं तो अपने हैप्पी बर्थडे भी बोला उसको याद रखकर, संबंध बढ़ता है ऐसे। तो ये 6 पॉइंट जो मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, ये दूसरे लोगों से कैसे संबंध जोड़ना, इसके बारे में है। और खास करके जो भी नेता के रोल निभाते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने सुना कि आप लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं और आप अनेक लोगों के साथ आप
डीलिंग करते हैं। लेकिन छोटे छोटे गलतियों से को भी लोग बढ़ा मानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर 4 लोग के बीच में किसी को आपने थोड़ा डांट दिया तो देखा कौन कौन देखा और हमको डांट खाना पड़ा 4 लोग के सामने, ऐसे उनको बुरा लगता है लोगों को, समझे ना आपने? तो वो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है इसके कारण ऐसे। लेकिन 4 लोग के बीच में आपने बैटिंग किया, आपने प्रशंसा की किसी को, एक ही शब्द बोला आपने, उससे क्या होता है और संबंध जुड़ जाता है, समझे ना आपने? ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कीपिंग प्रॉमिसेस एंड नेवर मेकिंग प्रॉमिसेस विदाउट कंसिडरिंग एंड फोर्सिंग ऑब्स्टेकल्स। इसका मतलब है कुछ प्रॉमिस करेंगे तो उस प्रॉमिस को निभाना चाहिए। ऐसे उन दिनों में हमारे संस्था में एक लीडर ने बोला कि आप इतना किताब वितरण करो, हमारे संस्था में आध्यात्मिक किताब वितरण करते हैं, आप 1000 से ज्यादा वितरण करो, हम आपको मायापुर भेजेंगे। मायापुर जो हमारे इस्कॉन का हेडक्वार्टर्स है, वो कलकत्ता के पास है, तो मैं आपको मायापुर यात्रा के लिए भेजूंगा 1 हफ्ते के लिए, ऐसे बोला उन्होंने। तो वो व्यक्ति ने 1000 से ज्यादा किताब वितरण किया। तो होने के बाद आकर बोला कि अभी आप भेजेंगे क्या मुझे, आपने प्रॉमिस किया। वो बोला नहीं नहीं नहीं, तुमको प्रेरणा देने के लिए मैंने बोला, बस ठीक है, तुम ऐसा कुछ समोसा ले लो, बस खाओ, शांत रहो, क्योंकि आने जाने के लिए बहुत खर्चा होगा, ऐसे बोला उन्होंने। तो जो बोला आगे जाकर मैं आपका बात कभी नहीं मानूंगा, क्योंकि आपने धोखा दे दिया आपने, समझे ना आपने? इस तरह अगर हम कुछ वचन देते हैं तो उस वचन को निभाना चाहिए, पॉइंट बोला हमने। अब चौथा, शोइंग इंटेग्रिटी, राइट इन प्रिंसिपल एंड एक्शन। व्हाट वाज द थर्ड वन? एंड कीपिंग प्रॉमिसेस, अलाइन वैल्यूज एंड बिहेवियर। वैल्यूज के बारे में बोला मैंने। अगर कुछ गलती हो गया हो तो हमें माफी मांगना चाहिए। माफी मांगने के लिए हमें डरना नहीं चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं माफी मांगने के लिए क्यों लोग डरते हैं, हम बोल सकते हैं अगर कुछ गलती हो गया हमारी ओर से तो माफी मांगने के लिए लोग क्यों डरते हैं? ईगो प्रॉब्लम है। और भी एक पॉइंट है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये लोग मानेंगे कि हमारा कमजोरी है, ऐसे सोचते हैं लोग। लेकिन असली लीडर नेता जो होगा वो डरता नहीं है। करेजियस टू क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशंस विदाउट असम्पशंस। कभी भी अस्यूम नहीं करना चाहिए, एकदम क्लियर बोलना चाहिए। ये लास्ट पॉइंट है। करेजियस टू क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या है? क्यों ये शब्द करेज यूज किया है इधर? इसका मतलब है कभी कभी अग्रीमेंट करते समय लोग कुछ विषय को बोलते नहीं है, लेकिन मीटिंग के बाहर उसको करते हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं इसके लिए? समझे आपने? मीटिंग में बोलने के लिए डर है, लेकिन मीटिंग होने के बाद बाहर बोले बिना, दूसरे पार्टी को बोले बिना वो करते हैं। जैसे अगर कुछ मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप भी उदाहरण दे सकते हैं इसके लिए। उदाहरण के लिए अगर कुछ काम है जो कठिन है करने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, ये एक व्यक्ति को बोलने के बदले में किसी और को बोलता हूँ कि ये काम को ले लो, उनके पास दे दो, ऐसे मैं बोल देता हूँ। और वो उनको बोलते हैं ये काम इतना कठिन काम है, कैसे है? अगर एक पंछी के सर के ऊपर एक बहुत बड़ा नारियल रखो, कैसे रहेगा इतना बड़ा काम? मैं सीधा उनको बुलाकर नहीं बोलूंगा कि ये काम करो आप। क्यों नहीं बोलूंगा? अगर मैं एक व्यक्ति को बुलाकर बोलता हूँ कि इधर काम आप देखो, आप करो, तो तुरंत वो रिजेक्ट कर देगा उसको। बोलेगा कि हे इतना बड़ा काम मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वापस मेरे पास आ जाएगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इनको देने के बदले किसी और को देकर बोलो उनको ही करना है, मेरे पास मत आना है, ऐसे उनको दे देना। समझे ना आपने? इस तरह नहीं करना चाहिए, समझे ना आपने? इसलिए लास्ट चीज बोला गया कि क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशन, डोंट अस्यूम। अस्यूम का मतलब क्या है? कभी कभी हम सोच लेते हैं कि मैंने सोचा कि तुम कर लोगे, तुमने क्यों नहीं किया? वो बोलेगा आपने बोला ही नहीं। नहीं, मैं बोला नहीं, लेकिन तुमको समझना था, ये तो छोटी बात है, ये क्यों तुमने समझा नहीं? बोले कभी छोटी बात है, फिर भी आपको अगर आप बोलते तो मैं कर देता। अरे तुमको छोटे छोटे चीजों को बोलना पड़ता, अकल नहीं क्या तुमको? अकल नहीं बोला आपने। इस तरह लोगों के बीच में झगड़ा होता है, देखा आपने? इसलिए इन इंग्लिश इट इज सेड assume makes an ass out of you and me. That is assume, it is said. कभी assume नहीं करना चाहिए, साफ साफ बोलना चाहिए, क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशन। तो ये चीजों के द्वारा
लोगों के बीच में संबंध बढ़ सकता है। अभी सामने अभी मैं रिवाइज करना चाहता हूँ। ये पहला हमने क्या की देखेंगे, अभी बहुत कुछ सुन लिया आपने। ये आपको दिखाया था मैंने 6 स्टेप्स बताया था। अगर 2 लोगों के बीच में मतभेद हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ABCDEF फार्मूला है ना। पहले दोनों पार्टी को सुनो ध्यान से। जितना हम अच्छी तरह सुनते हैं लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, और उस विश्वास जब हमें प्राप्त होता है तभी प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी बहुत आसान है। देखिए, मैं महाभारत का उदाहरण दे रहा था। कृष्ण को अच्छी तरह मालूम था कि ये कौरव लोग मानने वाले नहीं है, झगड़ालू हैं। फिर भी वो शांति दूत के रूप में गए, वो पांडवों के प्रतिनिधित्व करते हुए। क्यों गए? सिर्फ युधिष्ठिर को संतुष्टि देने के लिए, बस। ठीक है, युधिष्ठिर ने बोला कि नहीं नहीं, आप शांति बनाइए दोनों के बीच में। ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए मैं जाऊंगा। इस तरह उनकी खुशी के लिए गए, और उधर जाकर दुर्योधन की बात भी सुना और धृतराष्ट्र की भी बात सुना उन्होंने। तो इस तरह सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। पहला चीज बोला गया, एक्टिवली लिसन। देखिए, एक सालमन करके एक राजा का कहानी है। 2 माताएं आई उसके पास, और दोनों बोले कि ये बच्चा जो है मेरा है। अभी सालमन को आश्चर्य हुआ कि कैसे एक बच्चा 2 माता का हो सकता है। तो वो दोनों के चेहरे को देखा, दोनों रो रही है, बोल रही कि हमारा बच्चा आपको चाहिए। सालमन ने क्या बोला है, ठीक है, क्योंकि दोनों मांग रही हो, मैं बच्चे को आधा आधा काट कर आपको आधा आधा दे दूंगा, ऐसे बोले। इसको बोलकर एक माता बोली ठीक है ऐसा करो। दूसरी माता बोली नहीं नहीं, क्या तुम बोल रहे हो मूर्ख राजा, तुम इस बच्चे को उस स्त्री के पास दे दो, मुझे नहीं चाहिए। कम से कम वो जिंदा रहना चाहिए, वो मरना नहीं चाहिए, ऐसे बोली। तुरंत राजा ने बोला कि तुम ही इसकी माता हो, तो उसके हाथ में दे दिया, और दूसरे को जेल के अंदर डाला उसको। बोला कि वो धोखा दे रही है, क्योंकि ये बच्चा जो है उसको जिंदा देखना चाहती है, असली माँ मार कर आधा नहीं चाहती है। और ये बच्चा कौन है? ये कंपनी का मिशन है। और जो लोग बोलते हैं कि हमको हमारी ईगो को, हमारे अहंकार को मेंटेन करना है, हमको हम जो डिमांड करते हैं वो चाहिए, लेकिन कंपनी के मिशन को भूल ही जाते हैं। बोलते हैं कि कंपनी को काटो नो प्रॉब्लम ऐसे बोलने वाले लोग जो है ना, वो कंपनी की मिशन को वो चाहते नहीं है। समझे ना आपने? इसलिए अगर कंपनी सक्सेसफुल होगा तो सबके लिए सक्सेस है। समझे ना आपने? इसलिए जो व्यक्ति चाहता है कि अरे कंपनी जब सक्सेस होगा तभी तो खुद की सक्सेस के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति कंपनी का एक अंश है कि नहीं? इस तरह है सालमन ने अच्छी तरह उन्होंने निर्णय ली, क्योंकि समझ गया उनके इसमें। इसलिए सुनना चाहिए अच्छी तरह, ब्रेनस्टॉर्म। उसके बाद दोनों के लिए विन विन सॉल्यूशन निकालो। उसके बाद अनेक सॉल्यूशन निकलेंगे, उसमें से देखो क्या एक सॉल्यूशन निकालना जो दोनों सहमत हैं। और उसके बाद एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूशन के लिए एक प्लानिंग बनाओ, व्हाट इज टू बी डन, हु विल डू इट एंड बाय व्हेन। एंड फ्यूचर री एवेल्युएशन का मतलब कुछ समय के बाद देखो जो निर्णय लिया क्या वो चल रहा है कि नहीं। नहीं तो कभी भी इस दुनिया में लोग वापस जैसे ये कुत्ते का पूंछ जो है ऐसा होता है, लेकिन उसको एक पाइप के अंदर डालो, उसको 12 साल के लिए उसको निकालो, ऐसे चला जाता है, वापस चला जाता है, उसका आदत है ना। इस तरह इस दुनिया में भी कभी कभी हम नया कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, लेकिन उसको लागू तो करते हैं, कुछ समय के लिए जाता है, वापस पुराने आदतों में चले जाते हैं ना। इसे रीएवैल्यूएशन करना चाहिए। ये समरी है, जो ये 6 पॉइंट का समरी है। उसके बाद ये मैंने महाभारत से एक कहानी बताई आपको, चूहे और बिल्ली का। तो उसके द्वारा हमने विन 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 लूज लूज विन लूज लूज सब सीखा हमने। और कैसे विन विन हमें प्राप्त होगा कर सकते हैं।
उसके लिए दो चीज चाहिए, कैरेक्टर एंड रिलेशनशिप चाहिए। इससे हम विन विन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके संबंध में कैरेक्टर के संबंध में 3 चीज बोला हमने। इंटेग्रिटी का मतलब है वचनबद्ध होना, और मैच्योरिटी का मतलब है करेज एंड कंसिडरेट के बारे में हमने एक चार्ट भी आपको दिखाया। और मैच्योरिटी होना चाहिए। और एक्चुअली जो भी बड़े बड़े नेता हो चुके हैं वो इंटेग्रिटी के कारण ही लोगों ने उनको आदर दिया, उनके इंटेग्रिटी। अरे आप देखेंगे, क्योंकि ये इंटेग्रिटी का ये 3 चीज जो लिखा है इधर, ये तीनों जिस व्यक्ति के पास होता है उसको लोग हृदय से आदर देते हैं, उसको हृदय से। कभी कभी हम ऊपरी से आदर भी देते हैं कुछ लोगों को, सलाम आते हैं, लेकिन अगर हृदय से लोगों को विश्वास को प्राप्त करना होता है किसी नेता को, उसके अंदर ये 3 गुण चाहिए। इंटेग्रिटी मतलब है जो बोला उसको करना, और प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जैसे एक व्यक्ति था, वो प्रवचन में बोला कि ये जो बैंगन होता है ना वो कुछ काम का नहीं है। बैंगन बेगुण बोला उसने। बेगुण का मतलब उसमें कुछ गुण ही नहीं है, उसमें कोई बैंगन नहीं खाना चाहिए बोला। तो घर गया था, उसके कुछ मेहमान आए थे, सब लोग बैठकर खा रहे थे, उसकी बीवी परोस रही थी भोजन सबको। और उस दिन उसने बैंगन फ्राई की थी। बैंगन फ्राई आपको मालूम है, बैंगन को काट कर फ्राई करते हैं, उसमें कुछ मिर्ची पाउडर डालते हैं, अच्छा लगा, कुछ स्पेशल होता है। तो उसकी बीवी ने सबको सर्व किया बैंगन का फ्राई। जब इसका टर्न आया, बीवी ने सर्व नहीं किया उसको। बोला कि मैंने सुना है कि आपके प्रवचन में आपने बोला है बैंगन अच्छा नहीं है, बेगुण है। वो बोल नहीं, वो तो प्रवचन का वांगा है, ये तो मेरे अभी तुम डालो, मैं मुझे बहुत पसंद करता हूँ बोला उसने। बोलना कुछ करना दूसरा, समझ रहे आपने। इसलिए इंटेग्रिटी का मतलब क्या है, अंदर बाहर एक ही होना। हम जो बोलते हैं उसको लागू करना अपने जीवन में, इंटेग्रिटी है। एक्चुअली इंटेग्रिटी जिनके अंदर होगा उनको दूसरे लोगों से काम कराना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि लोग उनको, एक्चुअली वैदिक संस्कृति में कैसा है, राजा को नरदेव बोलते हैं। नर का मतलब है मनुष्य, देव का मतलब है भगवान। तो नरदेव का मतलब है भगवान के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को नरदेव बोला जाता है। इस तरह माँ बाप होते हैं बच्चों के लिए। अभी बच्चे कब माँ बाप के पास विश्वास कर सकते हैं, जब माँ बाप अब बच्चे को अपने भगवान को प्रतिनिधित्व करते हैं उनको। लेकिन अगर माँ बाप ही शराब पीते हैं, नशा लेते हैं, गड़बड़ करते हैं, इतना देखिए अभी अमेरिका में कुछ पिताजी ही बच्ची को रेप करता है, ऐसे नहीं तो माता बेटे को रेप करती है, ऐसे है। इस तरह अगर माता पिता होंगे तो कैसे बच्चे आदर दे पाएंगे उनको, है ना। इसलिए चरित्रवान होना, खास करके इंटेग्रिटी। तो माता पिता हैं, गुरु हैं, टीचर हैं, कंपनी के भी लीडर्स जो होते हैं, डिपार्टमेंट हेड हैं, और कंपनी के बड़े बड़े लीडर्स भी जो होते हैं, इन लोगों के अंदर दे शुड प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। और जो बोलते हैं दूसरों को करो करके वो खुद भी करना चाहिए। उससे लोगों का आदर विश्वास और बढ़ेगा उनके ऊपर। और खास करके इंटेग्रिटी का मेन चीज है, अभी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी में क्या फर्क है। ऑनेस्टी का मतलब है बोलना कि मैं ऐसा करूंगा, ये ऑनेस्टी है। और इंटेग्रिटी का मतलब है जो हमने बोला उसको करके दिखाना, वो इंटेग्रिटी है। और दूसरा है मैच्योरिटी के बारे में बोला हमने, करेज और कंसिडरेट। इतना ही नहीं कि हम अपने मत को दूसरों को बताएं, दूसरों के मत को भी सुनना चाहिए, वो मैच्योरिटी है। तो सुनने के लिए कभी कभी क्या होता है, अगर दो लोगों के बीच में स्पर्धा होता है, झगड़ा होता है, तो एक व्यक्ति बोलते समय दूसरा व्यक्ति अपने मन को तैयार कर रहा है अभी क्या बोलने का आगे मेरे बारे में, इसलिए वो सुनता ही नहीं है दूसरे व्यक्ति को। इसलिए दोनों, जो व्यक्ति अच्छी तरह सुनता है वो भी विश्वास प्राप्त करेगा लोगों से। ऐसे अभी देखिए जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, डॉक्टर, अगर एक पेशेंट आता है तो उनको ध्यान से सुनते हैं, देखा आपने, बैठकर, तभी तो पेशेंट को ठीक कर पाएंगे वो। इसलिए सुनने की क्षमता चाहिए। और तीसरा अबंडेंस मेंटालिटी, ईर्ष्या भावना नहीं होना चाहिए। इसके संबंध में एक छोटा आपको पावर पॉइंट दिखाता हूँ।
देखिए आपने ये खरगोश और इसको क्या बोलते हैं, टाटा इसको कछुआ, कछुआ का कहानी आपने सुना है। ये तो बचपन में आपने सुना होगा, लेकिन इससे सीखने के लिए बहुत है इसमें। देखिए दोनों ने कंपटीशन रखा था, तो जब आपको मालूम है कि क्या हो गया, खरगोश आके गया लेकिन खरगोश सो गया, है ना। तो उसके आगे क्या हुआ, तो कछुआ जो है हालांकि बहुत धूप कड़ी था, फिर भी वो धीरे 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 जाकर वो पॉइंट पर पहुंच गया। वो पॉइंट दिखाया और वो खरगोश रो रहा है इधर भी, सोचा कि मेरे आलस्यपन के कारण मुझे प्राइज नहीं मिला, है ना, ऐसा बोलता है। एक कहानी से हम क्या समझते हैं, अगर दो लोग हैं, एक व्यक्ति बड़ा कॉम्पिटेंट है अपने फील्ड में और दूसरा व्यक्ति लेस कॉम्पिटेंट है, उसका मतलब है उतना क्षमता नहीं है उसके अंदर, लेकिन जो पहला व्यक्ति उसके अंदर कॉम्पिटेंस है लेकिन वो आलसी बन जाएगा, दूसरा व्यक्ति उसके आगे चला जाएगा, ये बात समझते हैं। लेकिन ये कहानी और भी है, दूसरा कहानी है इधर। ये सोचता है ये खरगोश हमने क्यों को बैठा, इसको क्या गलत हो गया, समझता है कि मैं थोड़ा आलस्य हो गया, ठीक है आलस्य नहीं होगा। इस बार क्या किया, खरगोश शुरुआत से अंत तक भाग कर वो पहुंच गया, ऐसे। इससे हम समझते हैं कि इस दुनिया में हमारे से कुछ लोग हैं जो बढ़कर हैं, बुद्धिमत्ता ज्यादा है और हमारे से कुछ लोग नीचे हैं। इसलिए और जो लोगों के अंदर क्षमता ज्यादा है हमारे से, वो हमेशा विनर रहेंगे, हमसे ज्यादा भी नहीं। इस तरह हम समझते हैं ये जो खरगोश है उसके तेजी तो इतना तेजी है, वो आसानी से पहुंच गया। अभी हमारे कछुआ ने सोचा अरे इस खरगोश को मैं कभी भी पकड़ नहीं पाऊंगा, जितना भी मैं भागने के लिए प्रयत्न करूं मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। तो उसने और एक आइडिया निकाला, उसने क्या बोला, जाकर बोला कि और एक कॉम्पिटिशन निकालेंगे लेकिन अभी रूट थोड़ा अलग रूट लेंगे, बोला उसने। क्या है, पहले हम जमीन में जाएंगे, उसके बाद एक नदी को क्रॉस करके हम उधर एक टारगेट रखेंगे पहुंचने के लिए, ऐसे उसने बोला। गोल उधर गोल रखेंगे ऐसे। तो ऐसे बात कर दोनों गए। तभी खरगोश आ गया, अभी किधर तक आ गया वो, नदी के तट तक आ गया। अभी आगे जाने के लिए उसके अंदर क्षमता नहीं, क्योंकि नदी को कैसे क्रॉस करेगा वो खरगोश, जा नहीं पाई, उधर ही रुक गया। लेकिन कछुआ धीरे 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 आकर वो नदी को पार करके वो दूसरी ओर वो पहुंच गया। देखिए उधर पहुंच गया, उधर झंडा लगाया उधर। इसलिए अभी कौन विनर हो गया, अभी कछुआ विनर हो गया अभी, क्योंकि उसने ऐसी स्ट्रैटेजी निकाला जिसमें इनको हमारे खरगोश को सक्सेस प्राप्त नहीं हुआ। समझा ना आपने। इसे एक महत्वपूर्ण हम लोग सीखते हैं चीज कि हम हरेक के अंदर एक भगवान ने दिया है यूनिक पोटेंशियल बोलते हैं उसको, कुछ खास क्षमता है और वो क्या क्षमता है उसको ढूंढ निकालना इंपॉर्टेंट है। जैसे भीमसेन जोशी है, उनके अंदर गाने की क्षमता है, अच्छी तरह गाते हैं वो, है ना। इस तरह अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग क्षमता है। उस क्षमता को आइडेंटिफाई करना अगर हम करेंगे तो उसमें हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह हमारे कछुआ ने समझा। इसलिए हालांकि ये खरगोश भी बहुत तेज से भागने वाला है, लेकिन उसके अंदर ये क्षमता नहीं है पानी में जाने के लिए, इसलिए कछुआ ने ऐसे चैलेंज किया उनको ऐसे। अभी ये कंपटीशन जो कछुआ ने सजेस्ट किया, अभी इसको सैकड़ों बार करो, एक ही व्यक्ति को विजय प्राप्त होगा। किसको, इसको कछुआ को ही, है कि नहीं। सैकड़ों बार ये कंपटीशन करो, क्योंकि कभी भी ये खरगोश नदी को पार करने वाला नहीं है। समझे ना आपने। इसलिए ये यूनिक पोटेंशियल को जानना आवश्यक है। इसके बाद दोनों आए, उन्होंने बोला कि ठीक है और एक बार हम कंपटीशन रखेंगे, वही पॉइंट रखेंगे। उन्होंने क्या किया, देखिए खरगोश उसको अपने पीछे लिया है ऊपर, देखा आपने, इधर देखिए खरगोश है, खरगोश ने बोला कि देखो मैं तेज से भाग सकता हूं तो मेरे पीछे बैठो। तो ऐसे भाग कर दोनों पहुंचे नदी के तट तक।
और नदी में क्या किया, कछुए ने खरगोश को ले लिया अपने पीछे, तो क्रॉस किया नदी को, और वापस खरगोश ने कछुआ को ऊपर ले लिया, जाकर पहुंच गए। तो इसमें क्या हो गया, कोई बता सकते हैं इससे आपने क्या समझा? कॉम्बिनेशन। एक्चुअली हर एक व्यक्ति सिचुएशनल लीडरशिप बोलते हैं। सिचुएशनल लीडरशिप मतलब है एक एक परिस्थिति में किसी व्यक्ति लीड करने के लिए क्षमता है। अभी उदाहरण के लिए ये मोटरोला कंपनी, टाटा मोटर्स भी, मोटरोला कंपनी भी, ये लोगों की कंपनी में उन दिनों में भी क्या सोचते थे, कभी कभी मैनेजर लोगों को उनके पास एक कल्चर है, आस्क एंड स्पीक अप कल्चर। ऐसा उसका मतलब क्या, सब मैनेजर लोग खड़े रहते हैं स्टेज में, सब एम्प्लॉइज आते हैं, वो अनेक विषयों के बारे में पूछते हैं, कंपनी के बारे में सुझाव देते हैं। वो उस दिन में क्या करते हैं, वो ये एक पेपर डालते हैं नोटिस बोर्ड में, जिसमें आप कुछ भी सजेशन दे सकते हो ऐसे। क्योंकि कभी कभी जो एम्प्लॉइज फील्ड में है ना, उनको थोड़ा गर्व है कि हम लोग फील्ड में हैं, क्योंकि हम ऑटोमोबाइल को जानते हैं पूरा, क्योंकि हम लोग खुद के हाथ से हैंडल करते हैं उसको। और मैनेजर लोग को कभी उनका भी गर्व हो सकता है कि हम लोग सब विजन है, प्लानिंग है, मैकेनिज्म सब जानते हैं, कैड कैम सब जानते हैं, कंप्यूटर में बैठकर करते हैं। अगर दोनों लोग अपने टैलेंट को कंबाइन करेंगे, जो लोग फील्ड में रहने वाले लोग और जो लोग प्लानिंग करने वाले लोग, उससे कंपनी का एफिशिएंसी बढ़ने की संभावना है। करेक्ट है ना? जैसे उदाहरण के लिए एक जीईटी, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, उन दिनों में ज्वाइन किया था ये होंडा कंपनी में। 3 ही महीने में अपने बॉस के पास गया, वो बोला कि इधर लीजिए, फाइल लीजिए, मैंने एक सुझाव दिया है आपके कंपनी के लिए। आप लोग क्यों वाटर कूल्ड इंजन यूज करते हैं, आप एयर कूल्ड इंजन यूज कर सकते हैं। ऐसे उसने सुझाव दी थी होंडा कंपनी। उसके बॉस ने वो फाइल को देखा भी नहीं, बाजू में रख दिया, बोला कि अरे तुम तो अभी भी बच्चे हो, तुम अभी भी आए हो, तुम क्या सुझाव दे सकते हो कंपनी के लिए। इस तरह बोलकर उन्होंने निकाल दिया। तो वो तो गया और वो चला गया। लेकिन 6 महीने के बाद होंडा कंपनी के ओनर, उन्होंने वो फाइल उनको प्राप्त हुआ, उन्होंने देखा कि एयर कूल इंजन करने से कंपनी के लिए करोड़ों रुपए बच सकता है। उनको वापस बुलाया। बाद में यही व्यक्ति कंपनी के सीईओ बन गया। उसका नाम था डॉक्टर तदाशी कुमई, ऐसा नाम है उनका नाम, होंडा कंपनी का। ऐसे तो ये उदाहरण मैंने आपको क्यों बोला है, कोई हो सकता है नया नया व्यक्ति है, लेकिन सुझाव कहीं से भी आए, अगर अच्छा हो तो उसको हम स्वीकार सकते हैं, है कि नहीं? इसलिए उसको सिचुएशनल लीडरशिप बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी मैं पूना मंदिर का अध्यक्ष हूँ। हमारे मंदिर में मेरे जैसे 150 लोग हैं, ब्रह्मचारी हैं, और हमारे कांग्रेस में लगभग 5-6 हजार गृहस्थी लोग हैं। अभी ये सब लोग आते हैं, संडे को आते हैं हमारे कैंप में, ये वेस्टर्न टाकिस के पास हमारा मंदिर उधर। तो हम लोग उधर आते थे। अभी हमने देखा कि हमारा मंदिर छोटा पड़ रहा है, जगह नहीं है, भरपूर नहीं है। तो एक उन्होंने कुछ सुझाव दिया कुछ लोगों ने, हम जमीन ढूंढेंगे और नया मंदिर, बड़ा मंदिर बनाएंगे। तो मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैंने सोचा कि ये क्या, बड़ा मंदिर बनाने तो पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, बड़े झंझट है, हम तो बजट में लगे हुए हैं। तब मुझे इच्छा नहीं थी, लेकिन मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रेगेशन लोग आए, सब लोग आकर उन्होंने मीटिंग ली, उन्होंने 6 एकड़ का जमीन ली, और उन्होंने भी नया मंदिर बांधा है, जो हम फरवरी में खोलने वाले हैं, फरवरी 23 तारीख को। तो ये 40 करोड़ का मंदिर मैं तो स्वप्न में भी कर नहीं पाऊंगा, कठोर परिश्रम करके, क्योंकि हम लोग प्रचार में लगे हैं, भगवत गीता भागवत का प्रचार में। लेकिन कांग्रेस में कुछ लोगों के अंदर ये क्षमता है, और कुछ ब्रह्मचारी के अंदर भी, वो लोग साथ में आकर योजना बनाकर इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं। मैं तो मंदिर का अध्यक्ष हूँ, लेकिन उनके मीटिंग में मैं भी बैठकर उनको लीडिंग दे दूंगा, उनके हाथ में माइक दे दूंगा, आप ले लो और आप लीडिंग करो, क्योंकि वो लोग फंड रेजिंग करते हैं। समझे ना आपने? सिचुएशन लीडरशिप का मतलब है जो व्यक्ति के अंदर क्षमता है, उस क्षमता को इस्तेमाल करने के लिए मौका देना। समझे ना आपने? जिस तरह इसमें देखते हैं, खरगोश जो है अपने अहंकार को छोड़कर वो कछुआ के पीछे बैठने के लिए वो तैयार था, है ना, पानी में जाते समय। इस तरह कछुआ ने भी अपने अहंकार को त्याग कर खरगोश के पीछे बैठकर सवारी करने के लिए वो तैयार था, क्योंकि इसको सिचुएशनल लीडरशिप बोलते हैं उसको।
इसके कारण अंत में क्या हो गया, वो टारगेट जो है उसमें सबसे ज्यादा तेजी से पहुंच पाए दोनों। करेक्ट है ना? इस तरह कंपनी जो है, कंपनी में अलग अलग लोग काम करते हैं, अगर सब लोग इस तरह सहायता करेंगे, इससे कंपनी का मिशन को पहुंच पाएंगे। समझे ना आपने? कंपनी का जो टारगेट है, विजन है, मिशन है, उसको पहुंच पाएंगे, ये समझते हैं। So now I will stop here. Any questions? I can take some questions. और भी बहुत चीजें हैं ऐसी समझने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि ये 2-3 चीज हमने जो सुना हमने, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं कोई? एक दीड तासाचा जो आता आपला कार्यक्रम झाला, मुद्दामून लोकल लँग्वेज मध्ये मराठीमध्ये आलेला, की बराच वेळ हिंदी ऐकल्यानंतर थोडंसं मराठी ऐकायला छान वाटतं. तर ज्या कोणाला काही जर प्रश्न असतील त्यांनी हिंदीमध्ये विचारायला काय हरकत नाही. कोणाला काही प्रश्न नाही तर परत आपल्या नेहमीप्रमाणे 2 अर्थ. अगर सबको प्रश्न है तो मेरा एक प्रश्न है. हम क्या करते हैं जनरली, किसी लेक्चर में किसी को प्रश्न नहीं है तो हम सबसे विनती करते हैं कि आप एक पॉइंट जो अपने साथ लेके जा रहे हैं इसके बारे में एक पॉइंट बोलिए, जिससे मुझे विश्वास होगा कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ पॉइंट समझा है और साथ में लेके जा रहे हैं. तो माइक को रोटेट करते हैं आप लोग. 1 पॉइंट, बस 1 पॉइंट बन रहे. आप जो भी मतलब ट्रेनिंग में ये हुआ, मतलब उसमें इंटीग्रिटी, मतलब जो भी टीम वर्क करना और मिलके करना और ईगो ना करना. वेरी गुड सर. ये चीज आपने सीखा है. इंटीग्रिटी मींस और फर्स्ट वन इज मतलब टीम वर्क, साथ में मिलके करना. मिलके करना, फैसला ठीक है. और दूसरा और एक पॉइंट बोला क्या है? नहीं, ईगो ना करना. गिव अप वंस फॉल्स ईगो. और एक पॉइंट तीन ऐसा बोला. We should work combinedly together and we should give up our ego and integrity. Integrity means to keep our word. Keep up. Actually, हम जो वचन देते हैं उसको तब रखेंगे जब हम हमारे से भी बढ़कर एक शक्ति, एक व्यक्ति को हम मानते हैं, तभी तो हम वचन करते रहेंगे ना. इसलिए मैंने शास्त्र से उदाहरण दिया आपको, युधिष्ठिर महाराज, चाणक्य, गांधी, इन लोगों का उदाहरण किया, क्योंकि हमारी इंटेग्रिटी तब बढ़ेगा जब हम परम सत्य को जान पाएंगे. इसलिए उदाहरण दिया हमने शास्त्रों से. थैंक यू. नेक्स्ट. Be a good listener. Until and unless you don't listen, you don't understand what is going on, and you don't leave your ego. Very good. So be a good listener. Okay. You are a good listener. So listen to the most important point you have. Yeah, मैंने भी वही ये किया कि हैज टू बी गुड लिसनर. सुनने में आपको सुनना चाहिए, पहला बात. दूसरा बात जो है कि जो टीम में हम लोग काम करते हैं, हर एक का पॉजिटिव पॉइंट है. जैसे टॉर्टोइज और हेयर हम लोग देखा, दैट इज आई थिंक इज अ क्रक्स. वो इम्पोर्टेंट है कि मैं मुझ में क्या पॉजिटिव अच्छा पॉइंट्स है और मेरे टीम मेंबर में क्या अच्छा पॉइंट है. सो लेट अस यूज दैट. एक्चुअली रिजल्ट करने के लिए अनेक बार हमें प्रॉब्लम क्यों होता है, हम जितना हम भौतिक स्तर पर समस्याओं को सुलझाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, इस भौतिक दुनिया में बहुत बड़ा पर्दा होता है. इस
इसलिए जैसे ग्राउंड लेवल में सब बिल्डिंग बड़े बड़े होते हैं, देखा ना आपने, एनवायरमेंट में चाहिए सब बिल्डिंग छोटे छोटे होते हैं, देखा ना आपने। इस तरह इन समस्याओं से ऊपर उठने के लिए हमें तमोगुण रजोगुण से ऊपर तो सत्वगुण में आना पड़ेगा। जितना हम सत्वगुणी होते हैं उतना हमारा दृष्टिकोण भी बहुत परिपक्व होता है। ऐसे भगवान कृष्ण बताता है। Then you can be a good listener. नहीं रामदास काय की नहीं बोले तो प्रत्येकाने ऍटलिस्ट एक पॉइंट बोले जो याद है आपको। जो काही चुकीचं असेल तर काय प्रॉब्लेम। हर एक को पॉजिटिवली लेना चाहिए। जैसे वो कचौर और खरगोश ने लिया, दोनों का व्यू एक ही था और दोनों एक साथ चले गए तो उनका टारगेट दोनों ने भी अचीव किया और दोनों को समाधान हुआ। यानी पॉजिटिवली तो सबने पॉजिटिव होना। अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हर एक बात को समझ में लेना चाहिए, समझ के लेना चाहिए। समझ के लेना एक्चुअली बी कंसिडरेट, नॉट डिस्करेज। और सिचुएशनल लीडरशिप को एक्सेप्ट करना चाहिए मैनेजमेंट ने, और उसका प्रॉपर्ली यूज करना चाहिए कंपनी में, तो जाके हम प्रॉफिट या फिर जो मिशन है कंपनी का वो आगे अचीव कर सकते हैं। ये आपका जो प्रवचन रूपी जो ये कार्य किया है, तो आदमी को, हर आदमी को लगता है कि हम होशियार है, लेकिन हर एक नया दिन, हर अच्छा आदमी के साथ आदमी जब तक निकलता है तभी आदमी को मालूम होता है कि हर दिन एक किसी के सत्संग आदमी का कोई तो 10-15 मिनट जाएगा, तो हम कुछ कम है, हमारी कमियां दूरी होने के लिए ऐसा सत्संग आदमी का कोई तो 10-15 मिनट निकलेगा, तो हमारा जो गुण और दोष रहता है, तो दोष का निर्मूलन होने का एक अच्छा माध्यम हमारी जिंदगी में आज नया मिला, ऐसा हमको लगा है। थैंक यू। जैसे अगर कोई रामायण को सुनते हैं तो समझते हैं कि दूसरे व्यक्ति की बीवी के हाथ मत पकड़ो। इस तरह कोई महाभारत सुनता है तो समझता है कि दूसरे व्यक्ति के जमीन को हड़पो मत। इस तरह के शास्त्र सुनने से हमारे धर्मपरायणता और सद्गुण बढ़ते ही हैं, जब इसलिए और सत्संग से हमारे अंदर परिपक्वता और सत्वगुणी प्रधानता वो बढ़ता है। तमोगुण, रजगुण और सत्वगुण जो बोले आप, सत्वगुण से चलना होता है, और जो कोई भी छोटा आदमी हो उसके दिमाग में क्या चीज है, क्या अच्छापन है, उसको लेना चाहिए सभी। उदाहरण जी सत्वगुण का किस जानवर का उदाहरण दिया मैंने? हाथी का। कौन सा भी काम मिलकर एक होके करना चाहिए। कौन सा भी काम मिलकर और एक होके करना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम्स कैसे रिजॉल्व करना चाहिए, हाउ टू टैकल प्रॉब्लम इन प्रॉपर वे, वो एक बहुत अच्छा सीखने को मिला। मीन्स ऐसे मालूम था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप्स कैसे होना चाहिए। इट्स गुड। वो जो हम जो बोलते हैं उसके ऊपर अमल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोलकर छोड़ दे उसको, तो प्लान को लागू करना चाहिए। इंटीग्रिटी जो आपने बोला है, मतलब उसका मतलब ऐसा है कि वो जनरली कंपनी में, बाहर के लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग वचन नहीं निभाते, ये ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ के लिए। वचनबद्ध हुआ तो सबका विश्वास बढ़ जाएगा। हम हमारी बात बाकी लोगों को बताएंगे और दूसरों का बात भी हम सुनना चाहिए। जितना हम हमारे बारे में सोचना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उतना दूसरों का भी सुनना चाहिए। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कौन सा भी वर्क किया, ये कॉमन किया तो ज्यादा मैक्सिमम वर्क हो जाएगा, और किसी का आदमी का जो ईगो है ये तो कम किया तो अच्छा हो जाएगा। ईगो के कारण अनेक चीज नष्ट होते हैं। थैंक यू, वेरी नाइस। तो मैं आप सब लोगों को स्वागत भी करना चाहता हूँ। ये फरवरी 23 तारीख को 24 तारीख को उधर
कातरेज, आपको कातरेज बस स्टैंड मालूम है? उधर से 5 मिनट दूर है, उधर से सिर्फ 5 मिनट है। पैदल चलेंगे तो 10 मिनट लगेगा आपके पास। इतने दूर में एक मंदिर बन रहा है उधर, उसको न्यू वैदिक कल्चरल सेंटर ऐसे बोलते हैं, NVCC ऐसे बोलते हैं। इस्कॉन का बहुत बड़ा केंद्र है महाराष्ट्र में। आपने शायद देखा होगा जुहू में हमारे एक मंदिर है, बम्बई में। बम्बई में स्वामी प्रभुपाद बहुत सालों की पहले 1970s में उन्होंने की थी। और उसी तरह वो भी शायद 2-3 एकड़ का है, वो ये 6 एकड़ का है। बहुत सुंदर पहाड़ है आसपास में, एक राधा कृष्ण का, बालाजी का एक सुंदर मंदिर है। और आप लोगों में स्वागत करता हूँ। उद्घाटन का इनाग्रेशन फेस्टिवल है, मैं आपको भी विनती करता हूँ सब लोग आए। थैंक यू।